चलिए, दिया हुआ है कि ए चार्ज रिंग ऑफ रेडियस 3a एंड टोटल चार्ज q इज प्लेस्ड इन xy प्लेन centered at origin. A point charge q is moving towards the ring along the z-axis and has speed v at z equal to 4a. The minimum value of v such that it crosses the origin. इलेक्ट्रोस्टैटिक का प्रॉब्लम है, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉब्लम है और भी किया है। इसका मतलब क्या हो गया, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सीधे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देना। तो कोई यहाँ कहानी क्या दे रहा है ये तो तुम समझ गए होगे, टाइप पकड़ा गया होगा। ये एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है। तो एक्स ऐसा है, बाई या 90 डिग्री होगा, बाई ऐसा है, ठीक है। और ये वाला है जो कि क्या है, जेड है, एक्स बाई जेड। तो ये वाला जेड है। तो बोल रहा है कि ये रिंग जो है ना वो एक्स वाई प्लेन में है और यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है। इस पर चार्ज कितना दिया हुआ है, तो प्लस क्यू दिया हुआ है। और कह रहा है कि एक दूसरा पॉइंट चार्ज है क्यू जो है, जो कि एक जेड एक्सिस के तरफ मूव कर रहा है, जेड एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। और यहाँ पर है जो कि कितना दूरी पर है यहाँ से, तो यहाँ से 4a के दूरी पर है, जिसका चार्ज क्या है, क्यू। तो कह रहा है मिनिमम वैल्यू की ये ऑरिजिन को क्रॉस करे, इसका मतलब वेलोसिटी इधर फेंका है। तो ऑरिजिन को कैसे क्रॉस करेगा, तो पहले समझना इस बात को। ये इधर आएगा तो इस रिंग का चार्ज उसको रिपेल करेगा, तो वेलोसिटी इधर दिए हैं, ये रिपेल कर रहा है, तो क्या होगा, घटेगा, वेलोसिटी घटते 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 अगर यहाँ पहुँचने के पहले 0 हो गया तो क्या होगा कि रुकेगा, उसके बाद फिर ढकेल देगा। समझना, चार्ज इधर से आ रहा है, ये रिपेल कर रहा है, तो क्या होगा, वेलोसिटी घटेगा घटेगा घटेगा। अगर सेंटर पर पहुँचने के पहले 0 हो गया तो ये तो रिपेल करना कंटिन्यू ना रखेगा, तो वापस चल जाएगा। तो ये सब क्लास में ही करा दिया जाता है कि मिनिमम वेलोसिटी बोल रहा है, तो आ रहा है, ये रिपेल कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पहुँचना है तो इसका वेलोसिटी घटते 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 जस्ट यहाँ पहुँच के भी अगर 0 हो जाए तो काम बन जाएगा। तो कंडीशन यही हो गया क्या, कि वेलोसिटी ऑफ चार्ज क्यू शुड बी 0, ठीक है, मिनिमम के लिए। और उससे ज़्यादा से दोगे तो पार चल जाएगा, लेकिन वो बिल्ला मिनिमम की यहाँ पर पहुँच जाए तो रिपेल कर रहा है, तो धीरे धीरे मैंने वेलोसिटी घटेगा, इधर आएगा, घटते 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 0 हो के अगर यहाँ पहुँच गया तो पहुँच तो गया, उससे पहले अगर रुक जाएगा तो ये रिपेल करके उधर कर देगा, ठीक है। ये सब क्लास में बोल दिया जाता है, तो इस पर कुछ दिमाग लगाना ही नहीं, सीधे यहाँ एनर्जी और यहाँ एनर्जी कंजर्व करिए, मैटर खत्म है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर उसका देखो, तो काइनेटिक एनर्जी उसका कितना हो जाएगा, हाफ एम, मास दिया है उसका, देखो तो मास नहीं दिया है। 3q टोटल चार्ज एक्स वाई, चार्ज q इज मूविंग रिंग, दिस द मिनिमम वैल्यू ऑफ v सच दैट, मास नहीं दिया है, ठीक है। हालांकि मास देना चाहिए, तो ऑप्शन में देखो m स्मॉल m दिया है तो स्मॉल m मान लेंगे। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो इसका q इंटू रिंग के कारण v, रिंग के कारण v में तो के क्यू बाई आर में ये वाला दूरी होता है, तो ये वाला कितना दिया हुआ, रिंग रेडियस 3, अच्छा ये 3a दिया है, तो ये 3a है, ये 4a है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 5a होगा। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो इसका q आई इसके कारण भी, तो इसके कारण भी हो जाएगा के क्यू, अब बताइए ये वाला दूरी, तो ये वाला दूरी हो जाएगा 5a। तो इतना ही टोटल एनर्जी इसका हो गया। जब सेंटर पर आएगा तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 होगा, क्योंकि जस्ट पहुंचने का कंडीशन है। अब पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो रिंग से दूरी कितना है 3a, तो हो जाएगा के क्यू बाई 3a। इसी को डील कर लीजिएगा, चलाएगा। आपको भी का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहा गया, तो यहाँ से हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, तो इसको कर लीजिएगा आप, तो उसको उधर फेंक दीजिए। अच्छा सॉरी इतना इंटू क्यू होगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी जब यहाँ पहुँचेगा पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो इसका क्यू है, इसके कारण भी, तो ये वाला ना है, डायमेंशनली भी अदरवाइज गलत हुआ था। तो के क्यू स्क्वायर बाई 3a है, तो के क्यू स्क्वायर बाई a कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो गया 1/3 है, ये जाएगा तो 1/5 हो। भी का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे कि ये 5 है, ये 3 है, तो 2 हो गया बाई 15 हो गया, ये इधर जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के
क्यू स्क्वायर, ये यहाँ जाएगा तो हो जाएगा एम ए, ये यहाँ जाएगा तो हो जाएगा 4, 2 यहाँ था, 2 इधर से गया तो 4 हो गया, 15 हो गया। ठीक है, फिर इसका रूट कर लेंगे तो भी आ गया। अब ऑप्शन में क्या है कि √2/m बाहर निकालना, तो इसको क्या करिए ना कि 2 × 2 कर दीजिए, तो 2 और m बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 और m बाहर हो जाएगा तो इसको लिखिएगा 2/m। अब बाकी जो बचेगा इस पर पावर 1/2 लिखा है। ठीक है, तो 2 यहाँ से बाहर चला गया तो एक 2 तो बच गया यहाँ पर, और कौन कौन बचा, क्यू स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 2q²। ये जो 2 बाकी रह गया तो 2q² हो गया, k के जगह पर लिख दीजिएगा 1/4πε0, तो ये भी हो गया। फिर a हो गया, ठीक है, m तो बाहर जा चुका है, × 15, तो यही वाला होगा, आप देख लीजिए। तो 2q², तो 2q² 15 4πε0, ये वाला मैच कर रहा है। ठीक है, देख लीजिए, कुछ है नहीं इसमें, सब इसमें तो कुछ था ही नहीं जी। आपको पता है कि कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज को फेंकेगा एनर्जी ये कंजर्व होगा, या वर्क एनर्जी लगाइए, जो आप लगाइए बेहतर होता है कि एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, दिमाग कम लगेगा तुम्हारा। तो क्या यहाँ पर क्या करोगे, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी इतना है, पोटेंशियल एनर्जी इतना है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 होगा क्योंकि जस्ट पहुँचा है, पोटेंशियल एनर्जी इतना है। ठीक है, इसी को इधर उधर फेंक करके डील कर लीजिएगा तो चल आएगा। ठीक है, ऐसा कुछ था नहीं, कुछ रहे तब तो बताए, सब है जो कि टाइप दिखाया हुआ है। ठीक है, याद है टाइप बनेगा, न याद है सोचते रहिएगा। टाइप ध्यान रखिए कि इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, ऐसे बढ़ जाते हैं। दिया हुआ है कि let a total charge 2q be distributed in a sphere of radius r with the charge density given by ρr = kr। ठीक है, रो वाला फिर वेरिएबल दे दिया, टोटल चार्ज 2q दिया है, कह रहा है वेयर r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ओके, कह रहा है 2 चार्जेस a and b of -q each are placed on diametrically opposite points। अच्छा, ये नहीं दिया है कि डायमेट्रिकली अपोजिट कहाँ पे रखा गया है उसको। ठीक है, मतलब इनसाइड है कि आउटसाइड, चलो बता रहे हैं। एट इक्वल डिस्टेंस a फ्रॉम द सेंटर, इफ a एंड b डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स देन, और उसके बाद कुछ पूछ रहा है। तो वो तो देखो, ये क्या पूछ रहा है, इसको साइड करो, पहले तो जो दिया है उसके हिसाब से आपको क्या करना है, बढ़ जाना है। ठीक है, यहाँ एक चीज़ समझना कि ये नहीं इसमें दिया है कि 2q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो कहने का सेंस क्या है कि a दूरी कहाँ पर वो दिया है, a दूरी देने का मतलब क्या है कि ये बोला है कि इससे a दूरी, तो a के बारे में नहीं दिया है कि इनसाइड पॉइंट है कि आउटसाइड पॉइंट है। तो हम लोग मान लेते हैं, दोनों केस मानेंगे। आउटसाइड में रहेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ -q है, आउटसाइड में यहाँ पर भी डायमेट्रिकली जस्ट अपोजिट है, तो यहाँ पर रहेगा। ठीक है, कितना, -q। ठीक है, और इसका जो टोटल चार्ज दिया हुआ वो कितना है, 2q है, इसका रेडियस कितना है, r है। ठीक है, तो एक केस ऐसा हो सकता है। दूसरा केस हम इसी में बना दे रहे हैं। दूसरा केस हो सकता है कि ये वाला कौन सा केस है, ये वाला केस है जब a बड़ा होगा किससे, r से। ऐसा भी तो हो सकता है कि a छोटा हो r से, ये वहाँ पर कुछ चर्चा किया ही नहीं है कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आपको ये दोनों कंसीडर करना पड़ेगा। किसी एक को मानने से आंसर आ जाएगा वो अलग बात है, लेकिन आपको कंसीडर करना पड़ेगा दोनों। तो मान लेते हैं a है, ये वाला केस कब होगा, जब a छोटा है r से। ठीक है, इस दोनों केस को हम लोग ले करके चलेंगे। तो बाहर वाला केस को देखोगे तो समझना, बाहर वाला केस को देखोगे तो इसके कारण इस पर फोर्स कितना लग रहा है देखो तो इसके कारण इस पर फोर्स जो लगेगा वो हो जाएगा k q1 q2 बाई
आर स्क्वायर, तो ये वाला हो जाएगा 4a², ये दूरी 2a ना है, a और a 2a, तो इस पर इसके कारण उधर लगेगा k q1 q2 बाई इसके दूरी का स्क्वायर, तो इतना। तो इसके कारण, तो इसके रिस्पेक्ट में ये बाहर का पॉइंट है, इसके रिस्पेक्ट में ये बाहर का पॉइंट है, तो इसके कारण इस पर फोर्स निकालोगे तो उसको समेट करके सेंटर पर रख करके निकालोगे, तो इसको सेंटर पर रख करके निकालोगे तो इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में कितना लगेगा, तो F2 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसका चार्ज इनटू इसके कारण इंटेंसिटी, तो K2Q बाई ये दूरी हो गया a²। ठीक है, कुछ नहीं किए, हमको सबसे पहले ये पता नहीं है क्या कि पॉइंट है जो कि आउटसाइड में है या इनसाइड में, बस बोला सेंटर से ए दूरी पर डायमेट्रिकली अपोजिट। ठीक है, तो हो सकता है कि ए है जो कि बड़ा हो उसके रेडियस से तो बाहर हो जाएगा दोनों, ए है जो कि छोटा हो उसके रेडियस से तो अंदर हो जाएगा दोनों, तो हमको पता नहीं है। तो बाहर वाला पॉइंट को अगर मानते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। यही ना बोल रहा है कि Q है जो कि क्या है, मतलब कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, इसका नाम होगा AB जो भी है। तो इस पर ये लगाएगा इतना फोर्स और ये लगाएगा इस पर इधर, तो ये इस पर कितना लगाएगा, तो इसका चार्ज है, इसके कारण इंटेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लिए क्या ये दोनों बैलेंस कर सकता है क्या, देखिए तो नहीं बैलेंस करेगा, मैग्नीट्यूड बराबर है ही नहीं, डायरेक्शन अपोजिट है मगर मैग्नीट्यूड बराबर नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों बैलेंस नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये बाहर वाले चार्ज के केस के बारे में बात नहीं कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, तो इसका मतलब चार्ज अंदर में, समझ आ रहा है। तो ये -Q ये -Q है। ठीक है, अब चूंकि चार्ज अंदर में है और ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, तो इसके कारण तो इस पर इधर लग रहा है। अब फोर्स का वैल्यू कितना है, तो F का वैल्यू हो गया K Q1 Q2 बाई ये A है 2A है, तो ये हो जाएगा 4A²। ठीक है, तो ये हो गया F1 डैश। तो इसके कारण इस पर इधर लग रहा है, तब तो हर हालत में इस स्फीयर के कारण इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगना चाहिए, और फोर्स का जो वैल्यू होगा वो बराबर होगा, बड़ा वाला कारण निकालना है इस पर, तो इसका चार्ज इनटू इसके कारण इंटेंसिटी एट डिस्टेंस A, इसके कारण ए दूरी पर क्या निकालना है, इंटेंसिटी। तो मेन कहानी यही है, समझ में आया। इसको बहुत सारा बच्चा क्या है कि इनसाइड पॉइंट मान करके बना देगा। तुम कैसे जान लिए कि वहाँ इनसाइड पॉइंट है, देखो तो कहीं लिखा है कि इनसाइड पॉइंट है या आउटसाइड पॉइंट है, नहीं लिखा है। तो नहीं लिखा है तो पहले चेक करना पड़ेगा, चेक किए तो देखे कि ये दोनों बैलेंस नहीं कर सकता है, माने ये जितना से रिपेल करेगा, ये जितना से खींचेगा, ये दोनों बराबर नहीं है, बराबर नहीं तो बैलेंस नहीं करेगा। इसका मतलब इक्विलिब्रियम में ये नहीं रह सकता है। जब ये क्वेश्चन में बोले हुए कि इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या हो गया कि इस केस का बात नहीं किया है, इस केस का बात किया है। और जब इस केस में बोल रहा है कि ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, इसका मतलब कि ये इस पर इधर लगा रहा है इतना से, तब तो इसके कारण भी इस पर इस डायरेक्शन में उतना ही लगना चाहिए। ठीक है, अब फोर्स को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसका चार्ज इनटू इसके कारण इंटेंसिटी ए दूरी पर, तो अब एक तरह से इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। ऐसे भी तुमको समझ जाना था कि इस इधर जा सकता है, उसका रीजन क्या है ना, रो वेरी करा दिया। ठीक है, तो हर हालत में क्या है कि 4πr² dr वाला कंसेप्ट लगता है। तो हमको इस जगह पर इंटेंसिटी निकालना है। कैसे निकालते हैं, एकदम रटा हुआ रहना चाहिए कि सबसे पहले यहाँ पर इंटेंसिटी निकालना है। तो क्या किया जाएगा कि एक स्फीयर घेरा जाएगा, ये सब तुम जान रहे होगे। ठीक है, तो पहले Q निकालो, कितना दूरी पर, A दूरी पर। तो A दूरी पर Q निकालोगे तो कितना होगा, इंटीग्रेशन 4πr² dr, रो का वैल्यू कितना है K × R। तो ये वाला हो गया Q, जो पढ़ते हैं ना dr थिकनेस में, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 से। क्लास में बताया जाता है जी कि जहाँ इंटेंसिटी निकालना है अंदर के पॉइंट पर, तो वहाँ तक के दूर के, वहाँ तक एक स्फीयर बनाओ और उसका चार्ज निकाल के सेंटर पर रख करके इंटेंसिटी निकाल दो। ये सब क्लास में बताया जाता है। ठीक है, तो यहाँ हो गया 4π और K बाहर चल गया, तो ये बाहर चला गया, ये बाहर चला गया, तो ये हो गया RQ। तो हो जाएगा R पर पावर 4/4, फिर 0 A पुट करोगे तो कर लेना, तो ये हो जाएगा इतना बटा इतना, तो ये हो जाएगा πK
ए टू द पावर 4। ये समझ में आ गया होगा तुमको। r पर पावर 4/4 ये पुट करोगे तो यही रह जाएगा, ये पुट करोगे 0 हो जाएगा। तो इतना हो गया। अब इतना चार्ज कितना दूर में होगा, तो इतना दूर वाले में होगा। ये क्लास में सब बताया गया छोटू। अब इस चार्ज को यहाँ समेट करके इंटेंसिटी निकाल दो, ठीक है। तो इंटेंसिटी नहीं, अब डायरेक्ट यूज करेंगे। तो इसके कारण जो फोर्स लग रहा था इतना Q²/4A², तो इसका भी मैग्नीट्यूड उतना ही होगा। तो ये हो गया Q × E। तो E कैसे निकलेगा, तो चार्ज तो निकाल चुके हैं, तो हो जाएगा K और Q। देखो यहाँ पर K को हम अलग कर दे रहे हैं, K' कर दे रहे हैं। इसलिए कर दे रहे हैं K' क्योंकि वहाँ भी एक कांस्टेंट K माने हुए हैं ना, इसलिए कूलॉम्स कांस्टेंट को यहाँ बदल दिए हैं, ठीक है। तो इस पर इसके कारण इतना फोर्स लगा, तो इस पर इसके कारण इतना फोर्स लगा जिसमें इंटेंसिटी निकालना है। तो Q मालूम कर लिए, चलो हम इंटेंसिटी को पहले लिख देते हैं, उसके बाद करते हैं, ठीक है। तो E का वैल्यू कितना हो जाएगा इसके कारण, तो इसके कारण पूरा नहीं होगा, केवल इतना ही वाले चार्ज के कारण होगा। यहाँ पर सब क्लास में बता चुके हैं जी। तो इंटेंसिटी A दूरी पर कितना हो जाएगा, तो K को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं Q। तो Q हो गया π/4 बटा R², तो A² हो गया, ठीक है। दूरी ये हो गया, तो π K' A² इतना हो जाएगा कहानी, ठीक है। इससे ही कट गया, तो यहाँ से कर लीजिएगा। तो Q और E, तो E के जगह पर कितना हो जाएगा π K' A²। इसी को डील कर लीजिएगा। तो ये K' कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया, कुछ छोटा नहीं ना है, Q × E। सही है। अच्छा एक चीज़ और है, चलो पहले देख लेते हैं। तो यहाँ से आपको कैलकुलेट करने क्या कर रहा है, A को रिलेट करने के लिए कर रहा है कैपिटल R से। तो A तो कैपिटल R से रिलेट हुआ नहीं, जैसे कि यहाँ पर करिएगा आप, तो ये हो जाएगा Q, और यहाँ पर से पुट करिएगा तो हो जाएगा 4πK = A⁴। तो A रिलेट हो गया किससे, Q से रिलेट हो गया, जबकि A को रिलेट किससे करना है, R से। इसका मतलब Q को रिलेट कर देंगे R से, कुछ नहीं दिमाग लगाना है। तो इसका मतलब टोटल चार्ज दिया है वो 2Q, तो ये बराबर होगा 4πr² dr इंटू रो। तो रो का वैल्यू है K × R। इसको 0 से R रेडियस तक इंटीग्रेट करेगा, तो टोटल चार्ज जिसका वैल्यू दिया हुआ है Q। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देख लीजिएगा। तो 2Q का वैल्यू किसके बराबर हो गया, तो 4π, इसको कॉमन किए तो 4πK हो गया बाहर, ये RQ हो गया, तो R पर पावर 4/4, इसको पुट करिएगा तो हो जाएगा R पर पावर 4/4, यह कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आप क्या करिए कि Q के जगह पर डाटा पुट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आप आइएगा, यहाँ से एक देखो हमारा A रिलेट हो गया Q से, जबकि हमको A को रिलेट किससे करना है, R से। तो क्या किए, Q का डाटा ला लिए। अब यहाँ पर देख लीजिएगा आप, तो Q के जगह पर पुट कर दीजिए। तो Q के जगह पर कितना पुट करिएगा, πK R पर पावर 4/2। तो πK R पर पावर 4/2 ये यहाँ पर आप पुट कर दिए Q के जगह पर, πK R पर पावर 4/2 यहाँ पुट कर दिए, और नीचे में कितना है 4πK, ये हो गया, ये बराबर हो गया A⁴ के। अब यहाँ देख लीजिएगा, πK से πK कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए, तो यहाँ पर हो गया 8, ठीक है, उसको इधर फेंक दीजिए। तो ये हो गया R/8⁴ = A, यही ना हो गया। तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा 8⁻⁻⁴, इसको ऊपर फेंकिएगा तो हो जाएगा -1/4। तो 8⁻⁻⁴ × R, ये मैच कर गया, ठीक है। तो अब देख लीजिए कुछ था नहीं। तो हालांकि इसको देखिए क्या है कि जनरली देखिएगा तो बच्चा क्या है कि अपना मन ही से अंदर या बाहर मान लेगा, नहीं इसमें दोनों केस मानना है। समझ में आ रहा है, इसलिए लंबा खिंचाया कि पहले हम लोग चेक किए क्या कि कहीं बाहर का तो बात नहीं, अगर वो दे देता इनसाइड पॉइंट है तो हम लोग डील कर लेते, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझिएगा।
और बाकी देखो ये लगेगा थोड़ा सा बड़ा टाइप का, जबकि है नहीं। रीज़न क्या है ना कि क्लास में इस टाइप को आपको बता दिया जाता है कि वैरी करेगा जी, तो तुमको समझ जाना है कि इसका यूज़ तो कहीं ना कहीं होगा ही, तो आपका दिमाग क्लिक कर जाएगा कि क्या कर रहा है। और यहाँ पर ये समझ में आया होगा कि ए को हम लोग रिलेट किससे कर दिए थे, क्यू से, जबकि वो ए को किससे कह रहा है रिलेट करने के लिए, आर से। तो फिर क्या किए, ए को रिलेट किए क्यू से, अब ए को रिलेट करना आर से, इसका मतलब क्यू को रिलेट करना है आर से, तो क्यू को आर से रिलेट करके डाटा निकाल दिए। समझ में आ रहा है? तो आप समझ रहे होंगे, कुछ ऐसा है नहीं इसमें बहुत। चलो दिया हुआ है कि फिगर शो चार्ज क्यू वर्सेस वोल्टेज वी ग्राफ फॉर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गिवन कैपेसिटर्स। ठीक है, दो कैपेसिटर का पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन का ग्राफ दिया हुआ है, ये नहीं बताया कि कौन पैरेलल है कौन सीरीज है, तो बोल रहा है कि बताइए कैपेसिटेंस क्या होगा। ठीक है, तो एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ पर Q है, यहाँ पर V है, तो स्लोप जो होगा वो बराबर हो जाएगा dQ बाई dV के। dQ बाई dV तो क्या कहलाता है, कैपेसिटेंस कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना जी कि Q बाई V भी कैपेसिटेंस है। ठीक है, और dQ बाई dV भी कैपेसिटेंस होता है। ठीक है, तो ये बताया जा चुका होता है क्लास में। तो कहने का सेंस क्या है कि Q और V है। ठीक है, तो इसका स्लोप dQ बाई dV, इसका मतलब कैपेसिटेंस। तो ये समझ में आ गया कुछ दोनों ग्राफ का, मैंने इस ग्राफ का जो स्लोप होगा क्या होगा, कैपेसिटेंस होगा। अब एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि स्लोप किसका ज़्यादा है, ए का, तो स्लोप ऑफ ए हाइयर है किससे, स्लोप ऑफ बी से। इसका मतलब कैपेसिटेंस ऑफ ए ज़्यादा है किससे, कैपेसिटेंस ऑफ बी से। इसका मतलब ए वाला जो हो गया वो पैरेलल हो गया, क्योंकि पैरेलल में ही कैपेसिटेंस ज़्यादा होता है, और ये वाला किस में हो गया, सीरीज में। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो किस में देखिएगा आप, ए वाला में देखिएगा, तो स्लोप कितना हो जाएगा था 500 बाई 10। ठीक है, और बी वाला में कितना हो जाएगा 80 बाई 10। ठीक है, तो इसमें समझ रहे होंगे आप कि ये हो जाएगा C1 प्लस C2, पैरेलल में है तो C1 प्लस C2, ये बराबर हो जाएगा किसके, 500 बाई 10, तो ये हो जाएगा 50। ठीक है, और उसमें कितना हो जाएगा, सीरीज में है तो C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 80 बाई 10, 80 बाई 10। ठीक है, तो 80 बाई 10 कितना हो गया, 8 हो गया। इस पर देख लीजिएगा आप, C1 प्लस C2 को आप 50 पुट कर दीजिए, तो C1 इंटू C2, इसको भी डाटा आप पुट कर दीजिए, तो C1 इंटू C2, तो ये हो गया 50, उसको करिएगा तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये चूँकि ये माइक्रो में दिया हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि इतना बटा इतना करिएगा तो ये माइक्रो में आ जाएगा, ये भी माइक्रो में आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आ जाएगा माइक्रो स्क्वायर में। अब देख लीजिए, देखो दो मेथड है, या तो क्या करिए कि इसको सोल्व करिए, लेकिन वो बेवकूफ़ी होगा सोल्व करना, सीधे हम लोग ट्रायल मेथड से देख लेंगे। तो C1 प्लस C2 50 माइक्रोकूलम किस में है, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इस दोनों में है 50 माइक्रोकूलम। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि C1 इंटू C2 400, तब इसी दोनों में देखना है, तो 400 किस में है, तो डी वाला में 400 है। तो सोल्व नहीं करेंगे, ट्रायल से ही डील कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे, कुछ नहीं करना था। यहाँ पे Q है, यहाँ पे V है। एक क्वेश्चन इसमें ये भी रह सकता था जी कि दो कैपेसिटर के लिए ग्राफ है, तो बताओ A और B में कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। तो जैसे स्लोप बोलता था dQ बाई dV, समझ आ रहा है कि नहीं, तो dQ बाई dV क्या है, कैपेसिटेंस है। तो स्लोप जिसका ज़्यादा होगा कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, तो स्लोप ज़्यादा है किसका, A का, ये ज़्यादा बड़ा एंगल ना है, तो A का स्लोप ज़्यादा है, इसका मतलब उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है, इसका मतलब वो पैरेलल में है, इसलिए। चलो दिया हुआ है कि द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू एयर फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C and NC इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ वोल्टेज V। ठीक है, तो कह रहा है कि एक बैटरी से आप कनेक्ट किए हैं, एक बैटरी से कनेक्ट कर दीजिएगा दो कैपेसिटर जो पैरेलल में है। ठीक है, एक कैपेसिटेंस C है और एक का कैपेसिटेंस कितना है, NC है। ठीक है, इसका वोल्टेज कितना है, V है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। करा व्हेन द कैपेसिटर्स आर फुल्ली चार्ज द बैटरी इज रिमूव्ड। देखो जब इससे फुल्ली चार्ज तुम कर दोगे, ठीक है, तो
इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी हो जाएगा, इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस भी हो जाएगा, ये तुम समझ रहे होगे। इस पर चार्ज जो है, इस पर चार्ज हो जाएगा सी भी, इस पर चार्ज हो जाएगा एन सी भी, इतना हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है ना कि बैटरी को आप रिमूव कर दीजिए, तो बैटरी को रिमूव कर दो, चार्ज कर दिए हो तुम, इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है छोटू अभी तत्काल, और इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, भी ही होगा, क्योंकि बैटरी लगा हुआ था तो इसके क्रॉस भी, इसके क्रॉस भी, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी था दोनों में। इस पर चार्ज सी इंटू भी, इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, तो इसका सी इतना है इंटू भी, ठीक है। अब बोल क्या रहा है कि व्हेन द कैपेसिटर्स आर फुल्ली चार्ज द बैटरी इज रिमूव्ड एंड आफ्टर दैट ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज प्लेस्ड बिटवीन दी टू प्लेट्स ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर। फर्स्ट कैपेसिटर्स माने सी, मतलब कहने का सेंस क्या हो गया कि इसके बीच में अब क्या कर दिया है कि जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के है, इसको इंसर्ट कर दिया है। तो बोल रहा है कि इस कॉम्बिनेशन के बीच में बताइए कि न्यू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यही ना बोल रहा है। ये एकदम बताया हुआ टाइप है क्या कि कैपेसिटर चार्ज रहता है, समझ आ रहा है क्या रहता है, कैपेसिटर चार्ज रहता है, उसको कनेक्ट करिएगा तो भी कॉमन कैसे निकलता है, तो क्यू टोटल बटा सी टोटल। किसी पर चार्ज निकालना है कैसे निकलेगा, क्यू टोटल बटा सी टोटल, जिसमें निकालना है उसका कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। ये सब टाइप देखा हुआ है। तो हमको क्या कर रहा है कि कॉमन पोटेंशियल निकालो, दिमागे नहीं लगाओ, सीधे कॉमन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो क्यू टोटल, तो इस पर सी भी था, इस पर एन सी भी था, ठीक है। इस पर अगर प्लस था तो भी प्लस था, समझ में आ रहा है ना। अरे बैटरी लगा हुआ था तो इस पर इधर प्लस है तो इधर ही प्लस है, तो भी कॉमन कितना हो जाएगा बताओ तो क्यू टोटल बटा सी टोटल। क्यू टोटल कितना है, तो इस पर सी भी था, इस पर एन सी भी था, तो चूंकि बैटरी हट चुका है तो चार्ज तो टोटल कांस्टेंट ही रहेगा, तो ये हो जाएगा सी भी प्लस एन सी भी, ये हो गया क्यू टोटल बटा सी टोटल। सी टोटल, तो सी टोटल कितना था, तो पहले इसका कैपेसिटेंस सी था, लेकिन अब तो हो गया के सी, तो ये हो गया के सी, और उसका कैपेसिटेंस कितना है, एन सी है, दोनों सीरीज में है ना। इसको कुछ नहीं करना है, तो सी को कॉमन कर करके इसको कैंसिल कर दिए, तो यहाँ से भी कॉमन हो गया तो 1 प्लस एन हो गया, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया, तो के प्लस एन हो गया, यही वाला होगा। तो देख लो, तो एन प्लस 1 भी बाई के प्लस एन इसी में दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा। कुछ दिमागे नहीं लगाना, ये तो हम डायग्राम आप नौटंकी के लिए बनाए हैं। इसमें तो सीधे आदमी सोचा है क्या कि सी है एन सी है, बैटरी लगा दिया है, तो इस पर चार्ज हो जाएगा सी इंटू भी, उस पर हो जाएगा एन सी इंटू भी। अब बोलेगा क्या कि इसमें इंसर्ट कर देगा तो कैपेसिटेंस के टाइम से बढ़ जाएगा। अब ये वाला सिंपल सा सवाल है कि कॉमन पोटेंशियल कितना होगा, तो क्यू टोटल। यहाँ से तो हम लोग 3-4 सवाल खींचते हैं जी। एक चार्ज को कनेक्ट किया तो यहीं पर 2 भाग में बढ़ता है, पॉजिटिव जुटा या पॉजिटिव निगेटिव जुटा। फिर जब जुट गया तो फिर क्या होगा, कॉमन पोटेंशियल बताओ, एनर्जी लॉस बताओ, बचा हुआ एनर्जी बताओ, इस कैपेसिटर पर कितना चार्ज हो जाएगा कनेक्शन के बाद ये बताओ, इस कैपेसिटर पर कितना चार्ज हो जाएगा, सब हम लोग करते हैं। उसी में से एक टाइप है कॉमन पोटेंशियल कितना है, क्या किए, क्यू टोटल बटा सी टोटल कर लिया, आगे। अगर इस पर पूछता कि बताओ कनेक्शन के बाद इस पर चार्ज कितना है, तो कॉमन पोटेंशियल निकल गया है, तो इस पर चार्ज कितना होता, तो इसका सी, तो सी हो गया के सी इंटू जो भी कॉमन ये वाला आया है उससे कर लेते। तो सब टाइप दिखा दिया जाता है, आप देख रहे होंगे उसी से आ रहा है, ठीक है। दिया हुआ है कि इन द गिवन सर्किट द चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर विल बी, मतलब बोल रहा है कि इस कैपेसिटर पर कितना चार्ज होगा, ठीक है। इसको तो बनाने का 3-4 मेथड है, बिना पेन टच किए हुए भी बना सकता है। देखो कैसे, उसके बाद फिर पेन टच करते हैं कि इस पर ना चार्ज निकालना है, तो देखो ये 5 है, ये 6 है, ठीक है। ऐसे करते हैं ना, डायग्राम बना करके तुमको समझाते हैं। इसको तो किसी भी ढंग से करेगा, आँख मूंद के ही बनाएगा तो बन जाएगा। देखो कैसे, इसको ऐसे करेगा, इसको बिना पेन टच किए हुए भी बनाया जा सकता है। देखो ना, भी बता रहे हैं, तो डायग्राम पहले हम बना दे रहे हैं। तो ये हो गया 10 वोल्ट, ये हो गया 3 माइक्रोफैराड, ये हो गया 4 माइक्रोफैराड, ये 1 माइक्रोफैराड है, ये 5 माइक्रोफैराड है, ठीक है। तो आपको बोल रहा है कि इस पर चार्ज बताने के लिए, देखो इसका 10 वोल्ट है, इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि इस दोनों पॉइंट के अक्रॉस भी
पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 10 वोल्ट, यहाँ 10 है तो यहाँ 10 है, और ये 5 1 6 हो जाएगा टोटल, तो ये टोटल कितना हो गया 6 माइक्रोफैराड हो गया। ठीक है, तो ऐसे भी सोचेगा आदमी कि ये 10 है और 5 1 6 है। अब इसको कोई ऐसे सोच सकता है कि ये 4 है और ये 6 है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये कितना है, तो 3/2 टाइम्स मैंने 1.5 गुना है ये। ठीक है, तो ये 1.5 गुना ये हो गया, एक ये हो गया, मतलब 2.5 हो गया। तो 10 को क्या करो कि 2.5 भाग में तोड़ दो, जैसे ही 2.5 भाग में तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 4 4 2। ठीक है, तो एक 4 2.5 भाग में तोड़ना दिए तो 4 4 2, तो चूंकि इसके रिस्पेक्ट में ये 1.5 गुना है तो पोटेंशियल डिफरेंस ये वाला 1.5 गुना लेगा। इसका मतलब ये कितना पोटेंशियल ले लेगा, तो ये पोटेंशियल ले लेगा 6 ले लेगा। समझ आ रहा है कि नहीं, आइए कितना ले लेगा 4 ले लेगा, तो ये 6 है तो 6 चक्का 24 करोगे डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, जो बताया जाता है क्लास में क्या कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है और ये 6 है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाला कितना है, तो 1.5 गुना है, तो ये 1.5 गुना ये हो गया, एक ये हो गया, मैंने टोटल 2.5 गुना, मैंने टोटल 2.5 भाग में तोड़ना है। 2.5 भाग में तोड़िए तो एक भाग इसको देखिए दीजिए, 1.5 भाग उसको दीजिए, तो 10 को 2.5 भाग में तोड़ोगे तो 4 4 2 हो जाएगा, जिसमें से 1.5 भाग इसको दीजिए क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो 1.5 भाग इसको दीजिएगा तो 4 2 दीजिएगा तो 6 हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, और भी तरीका है, और तरीका क्या है कि आप ऐसा कर सकते हैं कि इस पर चार्ज पूछा है तो ये 6 है ये 4 है, देखो तो इसके अक्रॉस 10 वोल्ट है ना पोटेंशियल डिफरेंस जी, ये 6 है ये 4 है, तो इस दोनों को समेट करके चार्ज निकालोगे तो जो भी चार्ज आएगा वो इस पर आएगा और इस पर आएगा। ये बात तुमको समझ में आ रहा होगा। सीरीज कम्बिनेशन में इसको तुम ऐसे करो कि ये वाला हो गया 4 माइक्रोकूलम, सॉरी 4 माइक्रोफैराड, और ये वाला कितना हो गया देखो तो 6 माइक्रोफैराड, और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना है 10 वोल्ट है। तो इस पर आपको क्या निकालना है चार्ज, तो चूंकि ये दोनों सीरीज में है तो अगर इस पॉइंट के अक्रॉस मैंने इसको कंबाइंड कर दें, देखो पहले देखना है यहाँ पर क्लास में सब बताया जाता है, तो C1 × C2 हो जाएगा 24 माइक्रो स्क्वायर और C1 + C2 इतना, ये कैंसिल हो गया, ये 2.4 माइक्रो हो गया। ठीक है, माइक्रोफैराड, ये C इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 10 वोल्ट। ये सब तुम इतना बनाओगे नहीं, वो हम समझा रहे हैं केवल। तो करना क्या है कि इस पर चार्ज कितना होगा बताओ तो C × V, तो कहने का अर्थ है कि इस पर 24 माइक्रोकूलम होगा, इस पर 24 माइक्रोकूलम है जो इस दोनों का सीरीज कम्बिनेशन है। तो सीरीज कम्बिनेशन में जितना नेट पर होगा उतना ही दोनों पर होगा, तो समझ गए होगे कि इस पर भी 24 माइक्रोकूलम होगा, इस पर भी 24 माइक्रोकूलम होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। क्या बताया था कि सीरीज में चार्ज किसी पर पूछे तुम समेट करके टोटल पर निकाल दो, वही सब पर होगा सीरीज वाला केस में। अब पैरेलल में क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस तुम समेट करके निकाल दिए तो वही सब पर होगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कैसे डील करेंगे। तो एक तो हो गया कि बिना पेन वाला बताएं बांटने वाला, एक ये वाला हो गया। और बनाना है तो और भी तुम लगा सकते हो कि इसको मान लो 0 वोल्ट, ये तीसरा हो गया। 0 वोल्ट मानोगे तो ये 10 वोल्ट हो जाएगा, तो ये भी 10 वोल्ट हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा 0 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या करो कि x मानो नोड लगा दो, तो यहाँ पर नोड लगाओगे तो कितना हो जाएगा देखो तो x - 10 सॉरी x - 10 × 4 माइक्रो प्लस क्या हो जाएगा x - 0 × 6 माइक्रो इक्वल टू 0। यहाँ से तुम देख रहे होगे माइक्रो माइक्रो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, 2 से डिवाइड करोगे कितना आ गया, तो ये कितना हो गया 2x और 3x, तो ये हो गया 5x, ये हो गया -20, ये तो 0 है तो उधर जाएगा तो हो जाएगा 20, तो x का वैल्यू कितना आ गया 4। ठीक है, तो ये वाला आ गया 4, तो इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 10 - 4 6 × 4 24। जैसे करोगे वैसे ही डील कर सकते हो। थ्योरी क्लियर है तुम्हारा तो फिर कुछ नहीं लग रहा होगा, ये तुमको समझ में आ रहा होगा। चलो अब क्वेश्चन देखना, दिया हुआ है कि ए कैपेसिटर विथ कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड इज चार्ज टू 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, इफ द प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट टू रिड्यूस द कैपेसिटेंस टू 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, हाउ मच वर्क इज डन। ठीक है, तो कह रहा है कि पहले 5 माइक्रोफैराड था अब 2 माइक्रोफैराड हो गया। ठीक है,
तो आपको बोल रहा है कितना वर्क करना चाहिए, डब्ल्यू एक्सटर्नल है, यहाँ समझना, जब बोला है वर्क इसका मतलब डब्ल्यू एक्सटर्नल, तो इसका मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल हो जाएगा। तो यू फाइनल कितना हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा 25 माइक्रो स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि आप खींच रहे हैं तो बैटरी नहीं लगा हुआ है, जब तक नहीं बोलेगा बैटरी से डिस्कनेक्टेड माना जाता है, ठीक है, तो बैटरी से डिस्कनेक्टेड है चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा एनर्जी, तो क्यू स्क्वायर बाई 2, और सी का वैल्यू कितना है फाइनली, तो फाइनली है 2 माइक्रो फेराड माइनस इनिशियल कितना हो जाएगा, तो चार्ज तो उतना ही हो जाएगा 5 माइक्रो, तो 5 माइक्रो का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइक्रो स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर बाई 2, और सी शुरू में कितना था, तो शुरू में था इतना 5 माइक्रो, ठीक है, इसी को डील कर लीजिएगा आप, चल आएगा। तो ऐसा करिए ना कि, और जैसे डील करो यार, तो 25 माइक्रो स्क्वायर, अच्छा सॉरी माइक्रो से माइक्रो कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, तो 5 से ये 5 बार में हो जाएगा। तो ऐसे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 है, यहाँ 2 है, तो 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 25 में से 10 गया, कितना हो गया 15, इतना बटा 4, और चूँकि सब ऐसा यूनिट में है तो जूल हो गया, तो हो गया 15/4। अच्छा डेसिमल में दिए हुए, तो डेसिमल में दिए हुए तो कर लीजिएगा 3 पॉइंट कितना हो गया 30, 4 7 28 7 2 0, इतना माइक्रो जूल, इसका मतलब इतना ही वर्क करना पड़ेगा, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। और अगर जो उससे करोगे टाइम्स वाला से करोगे तो u का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2c, तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो कैपेसिटेंस कितना टाइम्स हो गया, तो शुरू में था 5 अब बाद में है 2, तो 2/5 टाइम्स, तो ये 2/5 टाइम्स हो गया, ये वाला 2/5 टाइम्स हो गया, तो इसका मतलब ऊपर जाएगा तो 5/2 टाइम्स हो जाएगा, इसका मतलब u फाइनल जो होगा 5/2 टाइम्स ऑफ इनिशियल, ठीक है। तो वर्क कितना होगा, तो 5/2 टाइम्स हो गया फाइनली, इनिशियली तो 1 टाइम्स रहता है खुद का, तो वर्क किसके बराबर होगा, डेल्टा u, जो बराबर होगा 3/2 टाइम्स ऑफ इनिशियल, ठीक है। ये सब दिमाग में चलेगा तुरंत बन जाएगा, तो 3/2 इंटू इनिशियल कितना था, तो इनिशियल था क्यू स्क्वायर बाई 2c, तो 25 माइक्रो स्क्वायर बाई 2, और सी का वैल्यू हो गया 5 माइक्रो, इसको कैंसिल कर देना तुम, तो यहाँ 5 से 5 बार में हो गया, तो यहाँ से कितना हो गया 15/4 माइक्रो जूल, देखो यहीं पर आए हो गया, समझ में आ रहा है। तो देखो अब तुमको क्या लगेगा, तुमको ये लगेगा कि जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा है, ऐसा बात नहीं, क्योंकि ये सब तो दिमाग में चलता है, ठीक है, ये पेन थोड़ी चलेगा, वो लिखा है क्यू स्क्वायर बाई 2c, तो c है जो कि कितना टाइम्स हो गया, तो पहले 5 था बाद में 2 है, तो 2/5 टाइम्स, तो ये 2/5 टाइम्स, ये 5/2 टाइम्स, दिमाग में चलेगा। तो गैप कितना हुआ था 5/2 - 1 माने 3/2 टाइम्स ये वाला है, तो बस केवल वो क्या करेगा 3/2 इसको कर करके इतना ही में लिख देगा, ठीक है। ऐसा कुछ है ना, ये भी अच्छा ही है, इसको सने में कुछ नहीं, तो इसमें बताएगा क्या, ठीक है, तो जैसे डील करो तुम, ठीक है। चलो अब IIT का प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। दिया हुआ है कि ए थिन स्फेरिकल इंसुलेटिंग सेल ऑफ रेडियस r कैरीज ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सच दैट द पोटेंशियल एट इट्स सरफेस इज V0, ठीक है। ए होल विथ स्मॉल एरिया अल्फा 4πr², अल्फा बहुत कम है 1 से, तो अगर अल्फा 1 से बहुत कम है तो ये पोर्शन भी बहुत कम हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही दे भी दिया स्मॉल एरिया, ठीक है। इज मेड ऑन द सेल विदाउट अफेक्टिंग द रेस्ट ऑफ द सेल, बाकी सेल पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, खाली एक छोटा सा पोर्शन को निकाल लिया गया है। कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है। कह रहा है कि रेशियो ऑफ पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द सेल टू दैट ऑफ द पॉइंट एट r/2 फ्रॉम सेंटर टुवार्ड्स दी होल विल बी, मतलब सेंटर और सेंटर से r/2 दूरी पर पोटेंशियल का रेशियो बोल रहा है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ सेल इज रिड्यूस्ड बाई, ठीक है, मतलब सेंटर के पोटेंशियल के बारे में बोल रहा है, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बोल रहा है, जो भी है रिड्यूस्ड जो भी बोल रहा है। यहाँ पर क्या दिया है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट लोकेटेड ऑन ए लाइन पासिंग थ्रू द होल एंड द सेल सेंटर ऑन ए डिस्टेंस टू r फ्रॉम द
सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सेल विल बी, मैंने ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात किया, ठीक है। तो पहले तो पोटेंशियल के बारे में हम लोग करते हैं। तो देखो समझना, एक सेल है जिस पे चार्ज नहीं दिया है, तो हम लोग मान लेते हैं कि चार्ज इस पर कितना होगा, Q होगा, ठीक है, और चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगा, दोनों के टर्म में हम लोग लिख रही है। इसका रेडियस बोल रहा है कि R है, तो कह रहा है सरफेस पर पोटेंशियल V0 है, तो ये तो श्योर हो गया कि V0 का वैल्यू हो गया जो KQ/R के बराबर हो गया, ठीक है। अब बोल कह रहा है कि इसमें क्या किया गया है कि एक होल कर दिया गया, तो पहले चलिए एक होल कर देते, होल कर दीजिएगा आप, तो इस पर तो ऐसे ही दिखाएंगे। और कह रहा है कि जब होल करते हैं तो ये इफेक्टेड नहीं होता है, इसका मतलब क्या हो गया कि इस पर चार्ज डेंसिटी अभी भी सिग्मा ही है और इसका रेडियस वगैरह सब कुछ वही है, R है, ठीक है। सेंटर को हम लोग O' से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो एक चीज समझिएगा, होल का कभी भी प्रॉब्लम रहता है तो हम लोग कैसे करते हैं कि होल को भर देते हैं जैसे यहाँ पर है, और उसका अपोजिट भी एक लगा देते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं कि भरा हुआ वाला पार्ट को बाकी के साथ देखते हैं और उस छोटे पोर्शन को अलग देखते हैं, फिर उस दोनों के कारण नेट निकालते हैं। ये नया सवाल है ही नहीं, ऐसा तो हम लोग 20-25 बार 30 बार यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या किया है कि इसका होल जो किया है ना, उसको क्या करेंगे हम लोग कि इस ढंग से देखेंगे कि एक होल वाला पोर्शन को भी भर दिए प्लस सिग्मा से, तो एक छोटा सा पोर्शन यहाँ पर दिखेगा माइनस सिग्मा वाला, और बाकी इस पर चार्ज उतना ही दिखेगा, ठीक है। जो होल को भरिएगा प्लस सिग्मा से वो तो इसी का पार्ट बन जाएगा, तो इस पर क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज Q ही हो जाएगा और यहाँ पर माइनस सिग्मा रहेगा। या आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इस पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा ही है, तो ये वाला है। रेडियस कितना है इसका, R है, और सेंटर को O' बोला गया, ठीक है। तो अच्छा एक चीज समझिएगा, छोटा वाला चार्ज पर, छोटा वाला जो पोर्शन होगा उस पर चार्ज कितना होगा बताइए। तो Q' हो जाएगा कितना, तो इसका सिग्मा इंटू इसका एरिया दिया हुआ है अल्फा 4πr², इतना दिया हुआ है। अच्छा एक चीज समझिएगा कि यहाँ पर एग्जैक्टली बैठ, या तो आप सिग्मा को Q के टर्म में लिखिए, तो यहाँ लिखिए Q/4πr², या डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि 4πr² इंटू सिग्मा। अब 4πr² इंटू सिग्मा ये तो बराबर होगा Q के, अरे इस पर सिग्मा है तो इसका एरिया हो जाएगा 4πr² इंटू सिग्मा, तो वो बराबर होगा ना Q के। तब 4πr² इंटू सिग्मा, इसको डायरेक्ट Q बोल देते हैं, तो इसको माइनस अल्फा इंटू Q लिखा जा सकता है, ठीक है। अब जो बोल रहा है हम लोग करते चल जाएंगे। यहाँ तक कुछ नहीं किए, ये सब कुछ थ्योरी में पढ़ा दिया ही जाता है पहले ही से कि कभी भी होल रहेगा तो उसको भर देना और उसके जस्ट अपोजिट भी रख देना, फिर इसको एक मानना, इसको एक मानना, और कुछ भी पूछेगा तो ये दोनों कारण नेट इफेक्ट देखोगे तो होल वाला कारण नेट इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों एक तरह से इक्विवेलेंट है, माने एक ही है, ठीक है। तो हम लोग को पहला में बोल रहा है कि पोटेंशियल कहाँ पर बताना है आपको, सेंटर पर और सेंटर से R/2 दूरी पर, ठीक है। मतलब एक तरह से आपको पोटेंशियल बताना है, होल के तरफ ही बोल रहा है, तो सेंटर से R/2 दूरी पर, तो सेंटर से R/2 लीजिएगा तो इधर से भी R/2 ही हो जाएगा क्योंकि टोटल R है, ठीक है। तो चलिए इसका नाम हम कुछ दे देते हैं, यहाँ पर P लिख देते हैं। तो पोटेंशियल एट सेंटर बाई पोटेंशियल एट पॉइंट P, यही बोल रहा है। तो सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा, तो इस सेल के कारण जो सरफेस पर होगा वही सेंटर पर भी होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा V0, ठीक है। तो हमको इसके कारण निकालना, माने ये दोनों कारण निकालना है। तो सेल के कारण तो इतना हो गया, उस छोटे से पोर्शन के कारण कितना हो जाएगा K, उसका Q, तो उसका Q हो जाएगा इतना बाई, और सेंटर का इससे दूरी कितना है R, तो R हो जाएगा डिवाइडेड बाई। अब इस पॉइंट पर निकालना है पोटेंशियल, तो सेल के कारण तो यहाँ पर पोटेंशियल V0 ही होगा, ठीक है, प्लस उस छोटे से पोर्शन के कारण तो हो जाएगा K, उसका Q बाई दूरी, तो दूरी है R/2 उससे, ठीक है। अब चलो यहाँ देखना, रेशियो में देखोगे ना तो क्या है कि 1 - α/1 - 2 अल्फा टाइप का है। इसका मतलब क्या हो गया कि या तो पूरे को हम Q के टर्म में लिख दे तब रेशियो लिया जा सकता है, या
भी नोट के टर्म में पूरे को लिख दे, तब रेशियो होगा, सब कट करके कुछ डाटा बच जाएगा। तो हम लोग किसी भी ढंग से कर सकते हो, या तो भी नोट को तुम के क्यू बाई आर लिख दो, या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि के क्यू बाई आर को भी नोट लिख दे। कुछ करते हैं, चलो हम के क्यू बाई आर को भी नोट ही लिखते हैं। तो यहाँ से भी नोट कॉमन कर लोगे तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा 1, भी नोट कॉमन कर दिया तो यहाँ 1 बचेगा। के क्यू बाई आर को भी नोट कर दियो तो बाहर जाएगा, तो यहाँ पर माइनस अल्फा बचेगा बाई। यहाँ पर भी क्या करेंगे कि भी नोट को कॉमन कर लेंगे, क्योंकि के क्यू बाई आर जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, भी नोट के बराबर हो जाएगा। तो भी नोट को कॉमन करोगे तो यहाँ पर बचेगा 1, और के क्यू बाई आर बाहर चल गया तो ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, तो इसको देख लीजिए, ये 1 माइनस अल्फा बाई 1 माइनस 2 अल्फा क्या मैच करता है, हाँ मैच कर गया। इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है। फिर बोल रहा है कि द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ सेल इज रिड्यूस्ड बाई 2 अल्फा भी नोट, मतलब इसके सेंटर पर या इस जगह पर पोटेंशियल इतना से रिड्यूस किया इसके रिस्पेक्ट में। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर यहाँ देखिएगा तो ये वाला तो एक तरह से डिट्टो वही है, तो इसके कारण तो कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब इसके कारण जितना पोटेंशियल यहाँ पर है उतना ही से चेंज हुआ होगा, ये आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अरे इसके कारण जितना पोटेंशियल सेंटर पर था इसके कारण तो उतना ही पोटेंशियल है, तो इसके कारण अगर हम यहाँ पर पोटेंशियल निकाल ले तो जो इसके कारण पोटेंशियल हो रहा है वही ना चेंज होगा जी। तो उसके कारण पोटेंशियल आप निकालिए कहाँ पर, सेंटर पर, ठीक है। तो पोटेंशियल चेंज, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, पोटेंशियल चेंज एट सेंटर, तो ये बराबर होगा पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल पोर्शन, ठीक है। तो कितना हो जाएगा के और उसका क्यू, तो माइनस अल्फा क्यू तक, चूंकि ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा तो इसके कारण पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू और दूरी हो जाएगा आर, और के क्यू बाई आर कितना है, भी नोट है, तो इसका हो गया माइनस अल्फा भी नोट। देखिए तो मैच किया, नहीं मैच किया, माइनस बता रहा है कि डिक्रीज किया है, समझ आ रहा है कि नहीं, लेकिन मैग्नीट्यूड भी तो मैच नहीं कर रहा है। यहाँ अल्फा भी नोट है, वहाँ 2 अल्फा भी नोट है। ये बोल रहा है क्या कि अल्फा भी नोट से डिक्रीज किया, वो बोल रहा है 2 अल्फा भी नोट से डिक्रीज किया, तो गलत हो गया, ठीक है। चलिए तीसरा क्या दे रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सेल इज रिड्यूस्ड बाई अल्फा भी नोट बाई 2r। तो देखो सेंटर पर ज्यादा हो कम हो जो भी होगा तो इसी के कारण, ये तो तुम समझ गए हो, क्योंकि ये तो एक तरह से अनचेंज टाइप का ही रह गया पहले के रिस्पेक्ट में, ये वाला केवल इसके कारण चेंज होगा। अच्छा तो पहले देखेंगे तो यहाँ पर इंटेंसिटी कितना था, तो यहाँ पर इंटेंसिटी 0 था इस जगह पर, और अब देखेंगे यहाँ पर तो इसके कारण तो 0 है, लेकिन इसके कारण तो इस डायरेक्शन में, चूंकि निगेटिव है तो इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगा। तो पहले 0 था, अब बाद में क्या हुआ कि इंटेंसिटी उस डायरेक्शन में हो गया, तो इसका मतलब बढ़ा है, घटा नहीं है। जबकि यहाँ क्वेश्चन में क्या दे रहा है, रिड्यूस्ड बाई, तो ये समझ में आ गया होगा कि सी भी गलत है। अगर बोलता है यहाँ पर क्या कि इंक्रीजेज बाई दिस, तब हम लोग चेक कर सकते थे। अगर तुम निकालो डेल्टा ई निकालो एट सेंटर, तब तो इसके कारण ही है जो होगा वही वाला चेंज होगा, चेंज भी होगा, इस केस में नेट भी होगा, क्योंकि इसके कारण यहाँ 0 है तो इसके कारण जो होगा वही चेंज भी होगा वही नेट भी होगा। तो इंटेंसिटी हो जाएगा के, और क्यू के जगह पर हो जाएगा कितना, अल्फा क्यू, मैग्नीट्यूड ये पोटेंशियल था तो साइन के साथ लिखे थे, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, इतना ही होगा पोटेंशियल, इंटेंसिटी होगा सेंटर पर, ठीक है। तो इसको कोई लिख सकता है के क्यू बाई आर को भी लिख देगा, तो हो जाएगा कितना, अल्फा भी नोट बाई आर। तो अगर इंक्रीज का बात करता तो हम लोग बोलते कि इतना से इंक्रीज करेगा, ये डिक्रीज का बात करा है, तो सबसे पहले तो डिक्रीज में ही गलती है, दूसरा क्या है कि मैग्नीट्यूड वाइज भी गलती है, तो ये दोनों ढंग से गलत हो गया, ठीक है। फिर दे रहा है क्या कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट लोकेटेड ऑन ए लाइन पासिंग थ्रू दी होल एंड सेल्स सेंटर, मतलब एक लाइन है जो कि सेंटर और होल से पास हो रहा है, ऑन ए डिस्टेंस टूअर फ्रॉम द सेंटर, तो इससे पास हो रहा है, टूअर सेंटर से दूर है, तो इससे पास हो रहा है तो सेंटर से टूअर दूरी पर है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सेल विल बी रिड्यूस्ड बाई अल्फा भी नोट बाई 2r। तो बोल रहा है कि यहां से कितना दूरी पर है,
यहाँ से 2r दूरी पर है तो यहाँ से कितना दूरी पर होगा, r दूरी पर ही होगा। अच्छा एक चीज देखना दिया है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट लोकेटेड ऑन ए लाइन पासिंग थ्रू दी होल एंड सेल्स सेंटर ऑन ए डिस्टेंस 2r फ्रॉम दी सेंटर ऑफ स्फेरिकल सेल विल बी रिड्यूस्ड बाई अल्फा वी नॉट बाई 4। मतलब बोल रहा है इस पॉइंट पर, इसका चलो हम मान लेते हैं कि P डैश है, तो इस पॉइंट पर इंटेंसिटी कितना से घटेगा ये कैलकुलेट कर करके देखते हैं। हालांकि इस दोनों से गुजरने वाला एक पॉइंट इधर भी लिया जा सकता है जी, यहाँ से इस दोनों से ही लाइन गुजर रहा है, लेकिन ये नहीं बोला है कि केवल इधर है, इसलिए हम दोबारा पढ़े थे। तो इसको हम मान लेते हैं P डबल डैश। तो यहाँ पर चेंज निकालते हैं, इस दोनों से जब गुजरेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो समझना यहाँ से क्या लिख रहे हैं कि इंटेंसिटी इस पर देखना है। तो देखो समझना, पूरे के कारण जो यहाँ पर इंटेंसिटी होगा अभी भी इसके कारण तो इतना ही है, और किधर होगा, उस डायरेक्शन में होगा, तो इसके कारण इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगा जी। तो ये आप समझ रहे होंगे कि इधर होगा ड्यू टू माइनस सिग्मा के कारण, ठीक है। तो इसके कारण तो पोटेंशियल इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड था वो तो नहीं बदलेगा, और डायरेक्शन उधर था, ठीक है। और इसके कारण इधर हो गया, तो इसके कारण जितना इधर होगा उतना ही से इंटेंसिटी कमा होगा, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर डेल्टा ई, ठीक है, एट P डैश पॉइंट। तो इसके कारण जितना इधर होगा उतना ही से कमा होगा, क्योंकि इसके कारण तो उतना ही उधर है जितना यहाँ पर था इस पॉइंट पर। तुम समझ रहे होगे हम क्या बोल रहे हैं। तो कितना हो जाएगा इंटेंसिटी, तो K इंटू Q। तो इसके कारण Q कितना हो गया, माइनस अल्फा, अच्छा मैग्नीट्यूड हम लोग कर रहे हैं, तो KQ बाई इससे दूरी कितना हो जाएगा R स्क्वायर। तो ये वाला किसके बराबर हो गया था, KQ बाई R को V नोट कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा V नोट अल्फा R। इतना से इंटेंसिटी इस पॉइंट पर घटा है। ये क्या बोल रहा है कि अल्फा V नोट बाई 2R है, इसका मतलब उतना से नहीं घटा है, ठीक है। अच्छा इस पॉइंट पर देखिएगा डेल्टा ई P डबल डैश। तो इस पॉइंट पर अगर देखिएगा इंटेंसिटी कितना से डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है। तो इसके कारण जितना यहाँ पर था इसके कारण भी उतना ही यहाँ पर, इसका मतलब इसी के कारण जो भी चेंज हुआ होगा, तो इसके कारण यहाँ इंटेंसिटी कितना हो जाएगा KQ, और दूरी कितना हो जाएगा, तो ये वाला है R, ये हो गया 2R, तो ये 3R हो गया, तो 9R स्क्वायर हो गया। तो कहने का अर्थ क्या हो गया कि KQ बाई R को लिखिएगा उतना, तो हो जाएगा V नोट अल्फा बाई 9R। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि ये भी मैच नहीं किया, ठीक है। तो इसीलिए हम उसको 2 बार पढ़े थे कि कुछ ऐसा तो दे तो नहीं ना दिया है कि सेल के तरफ या दिस, तो ये होल के तरफ या उसके अपोजिट में, तो यहाँ कुछ बोला है नहीं, सीधे बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट लोकेटेड ऑन ए लाइन पासिंग थ्रू द होल एंड द सेल्स सेंटर। मतलब इससे जो लाइन पास कर रहा है उस पर देखना है, सेंटर से 2R। तो एक के तरफ नहीं देखोगे, तुमको दोनों तरफ देखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए वहां पर हम दोबारा पढ़े थे। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्यों, क्योंकि थ्योरी के वक्त ही ये पढ़ाया जाता है कि कभी भी कुछ छोटा सा पोर्शन निकाल देना तो उसको फुलफिल कर दो, उसके अपोजिट भी कर दो और सबके काइन इफेक्ट निकाल दो, ठीक है। तो वही वाला किया गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब ये तीनों गलत हो गया, यही वाला सही हुआ, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि ए चार्ज सेल ऑफ रेडियस R कैरीज ए टोटल चार्ज Q। एक सेल है जिस पर टोटल चार्ज Q है, ठीक है। गिवन फाई एज द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए क्लोज्ड सिलिंड्रिकल सरफेस ऑफ हाइट h रेडियस R
एंड विथ इट्स सेंटर सेम एज दैट ऑफ द सेल, मतलब सिलेंडर का जो सेंटर है और सेल का जो सेंटर है वो दोनों एक पॉइंट पर है। कह रहा है कि हेयर सेंटर ऑफ सिलेंडर इज ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स टॉप एंड बॉटम सरफेस। अगर ये नहीं भी देता ये वाला लाइन पूरा ये पूरा नहीं भी देता तब भी हम लोग यही मानते हैं कि अगर क्लोज्ड सिलेंडर है, क्योंकि वहाँ यूज किया क्लोज सिलेंडर, तो क्लोज सिलेंडर में अगर सेंटर मानना रहेगा तो अब ये सी बात है कि इसके मिडिल पॉइंट को मानेंगे। तो वो बोल दिया है, नहीं भी बोलता तो वही मानते। तो कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट है जो कि क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो बोल रहा है कि इफ h इज ग्रेटर देन 2r, ठीक है, जहां r कैपिटल R है सेल का रेडियस और स्मॉल r किसका है, सिलेंडर का है। ठीक है, तो एक सिलेंडर बनाइए आप जिसका हाइट दिया हुआ है कितना, h। ठीक है, तो हाइट जो है वो h है इसका। ठीक है, हाइट जो भी होगा इसका h है। अब इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, तो इसका रेडियस r दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा h बड़ा है। अच्छा, इसके मिडिल पॉइंट पर जो होगा वही स्फेयर का भी सेंटर होगा। तो स्फेयर का सेंटर यहाँ पर, तो स्फेयर कुछ इस ढंग से बना हुआ होगा, चाहे ऐसे होगा चाहे ऐसे होगा, बड़ा भी हो सकता है छोटा भी। तो दे क्या रहा है कि h ग्रेटर देन 2r। तो अगर एक स्फेयर को आप रखिएगा यहाँ पर, स्फेयर को अगर आप रख देते हैं तो स्फेयर को रखिएगा तो r इधर और r इधर, तो 2r हो गया एक तरह से। तो अगर इसका हाइट 2r से ज़्यादा है, इसका मतलब स्फेयर अंदर में ही रह गया है। तो अंदर में रह गया है तो अच्छा, अंदर में भी रह जाएगा तो इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है 4r/5, मतलब सिलेंडर का जो रेडियस है वो कम है स्फेयर के रेडियस से। तो क्या समझे कि स्फेयर इस डायरेक्शन में देखिएगा तो ज़्यादा है और इस डायरेक्शन में देखिएगा तो स्फेयर क्या है, कम है। तो ओवरऑल कहानी क्या हो गया कि स्फेयर कुछ ऐसा टाइप का रहेगा, सेंटर तो यही है, तो स्फेयर कुछ इस टाइप का रहेगा। क्यों, क्योंकि स्फेयर का रेडियस है जो कि इसके रेडियस से ज़्यादा है। देखिए ना, स्मॉल r का वैल्यू जो है वो 4r/5, यानी स्मॉल r है जो कैपिटल R से कम है। तो स्मॉल r जो है कैपिटल R से कम है, तो ये बाहर फेंकाएगा। और बोल रहा है कि इसका जो हाइट है ना वो 2r से ज़्यादा है, था r 2r से ज़्यादा है, मतलब सिलेंडर ऐसे रहेगा, उसके अंदर में ये वाला पोर्शन रह जाएगा। तो आपको बोल रहा है कि फ्लक्स कितना पास होगा और स्फेयर पर चार्ज दिया हुआ है कितना Q। तो एक चीज़ तो आपको समझ में आ रहा होगा कि फ्लक्स निकालना, इसका मतलब जो यहाँ पर चार्ज होगा और जो यहाँ पर चार्ज होगा, ये 3D में होगा छोटू, ये ऐसे होगा बना हुआ ऐसे, और नीचे से भी ऐसे, ये ऐसे होगा और ये वाला ऐसे होगा। ठीक है, तो ठीक है, रहने दो अभी उसको। तो आपको बोल रहा है कि फ्लक्स कैसे निकलेगा, तो अगर हम इस पर और इस पर चार्ज निकाल ले तो उतना बटा एप्सिलॉन नोट कर देंगे तो फ्लक्स निकल जाएगा। ठीक है, तो इस पर कोई भी स्फेरिकल सेल है तो उसके किसी पोर्शन पर आपको क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। तो हम लोग ये पढ़े हैं ना ये वाला कि अगर कोई स्फेयर है, ठीक है, और ये थीटा एंगल बनाता है यहाँ से, तो इसका जो एरिया होता है इसका, ये किसके बराबर होता है, तो एरिया होता है 2πr² इंटू 1 - cos थीटा के। ये बात आप समझ रहे होंगे, पहले भी हम लोग जानते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है कि अगर हमको फ्लक्स निकालना है तो बस ये पता करना है कि ये एरिया टोटल जो है वो कितना फ्रैक्शन है पूरे स्फेरिकल का। तो एरिया कितना हो जाएगा बताओ तो यहाँ से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हर हालत में पहले थीटा कैलकुलेट करेंगे। ये थीटा कैलकुलेट होगा तभी इसका एरिया कैलकुलेट किया जा सकता है जी, इस पोर्शन का एरिया। ठीक है, अरे सिलेंडर ऐसे है और यहाँ ऐसे होगा तो इस पोर्शन का कैलकुलेट करना है। तो थीटा कैसे निकलेगा, तो ये वाला तो आपका हो गया कैपिटल R और ये रेडियस जो सिलेंडर का है वो कितना है 4r/5। ठीक है, तो साइन थीटा किसके बराबर हो गया, तो साइन थीटा जो हो गया वो बराबर हो गया दिस बाई दिस, तो मतलब 4/5 पे। तो कोई स्पेशल केस पकड़ा गया, थीटा का वैल्यू कितना हो गया 53 डिग्री। तो कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा वो 3/5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एरिया कितना होगा बताओ तो। चलो हम डायरेक्ट चार्ज निकालते हैं कि अंदर में कितना है।
ठीक है, या फ्लक्स निकालते हैं तो फाई का वैल्यू हो जाएगा क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इनसाइड कितना होगा, तो इस पर चार्ज निकालेंगे और उतना ही चार्ज इस पर रहेगा, तो इस पर चार्ज कितना होगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इतना एरिया होगा इसका और उतना ही इसका होगा, मैंने टोटल इतना एरिया अंदर है, तो ये टोटल एरिया का कितना फ्रैक्शन है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो टोटल एरिया का जितना फ्रैक्शन होगा उतना ही का वो चार्ज रखा होगा, तो क्यू नोट है कि क्यू है, क्यू है, इसका मतलब टोटल इनसाइड चार्ज इतना है बाई एप्सिलॉन नॉट, कुछ नहीं किए, इसका एरिया इतना है, इसका भी उतना ही होगा, तो डबल से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल एरिया इतना हो गया, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हैं, टोटल एरिया इंटू सिग्मा, तो सिग्मा का वैल्यू होगा क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर, या हम ऐसे बोले हैं कि टोटल अंदर का जो टोटल एरिया है वो पूरे का कितना फ्रैक्शन है, तो इतना फ्रैक्शन है, तो चार्ज भी उतना ही फ्रैक्शन लेके जाएगा, तो इतना लेकर के जाएगा। अब जैसे आप सोचिए आप, ठीक है, तो 4 पाई से ये कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना हो गया, यहाँ 5 गया, तो 2/5 हो गया, तो 2q बाई 5 एप्सिलॉन नॉट, इतना ही फ्लक्स क्या होगा इस स्फीयर के कारण जाएगा, क्योंकि ये पोर्शन तो बाहर में है, केवल अंदर वाला कारण ही करना था, यही लिखा गया है, तो इतना फ्लक्स होगा। क्या इतना फ्लक्स है, इतना फ्लक्स नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और जी, यहाँ पर तुम सॉलिड एंगल का भी कंसेप्ट लगा सकते थे, कैसे कि इसके कारण, अगर सॉलिड एंगल का कंसेप्ट लगाते तो कैसे करते, फाई का वैल्यू, इसी को हम बता रहे हैं, तो सॉलिड एंगल का कैसे यूज करते कि मान लो कि ये सॉलिड एंगल कुछ बनाएगा, तो जितना सॉलिड एंगल ये बनाएगा उतना ही ये बनाएगा, तो इतना सॉलिड एंगल बना रहा है और टोटल सॉलिड एंगल कितना होता है 4 पाई, इसका मतलब इतना फ्रैक्शन है जो कि अंदर में है, तो इतना फ्रैक्शन अंदर में है तो फ्लक्स का उतना ही पोर्शन लेकर करके जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, और इसके कारण सॉलिड एंगल कितना होगा, तो अगर ये थीटा बनाता है तो सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा 2, अभी इसको लिखे हैं, ठीक है, तो इसको कितना लिखिएगा, सॉलिड एंगल 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इतना बाई 4 पाई इंटू, ये दोनों एक ही है, एक अलग व्यू से है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल करिए, 2/5 हो गया, तो हो गया 2q बाई 5 एप्सिलॉन। जैसे आप करिए, सॉलिड एंगल से करिए, एरिया करिए, दोनों एक ही कंसेप्ट है, एक डिफरेंट वे हो गया सोचने का, तो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। क्लास वगैरह में सॉलिड एंगल, एरिया ये सब डिस्कस कर दिया था। तो फर्स्ट ऑप्शन के लिए तो हम लोग काम कर लिए, सेकेंड ऑप्शन को हम लोग देखते हैं, करा h ग्रेटर देन 2r, मतलब ये अभी भी ज़्यादा है, तो जब ये अभी भी ज़्यादा होगा तो ये पोर्शन तो सिलेंडर के अंदर में ही रहेगा। फिर बोल रहा है कि स्मॉल r 3r/5, मतलब ये वाला अभी भी कम है तो ये बाहर निकलेगा, लेकिन अब ये वाला वैल्यू कितना दिया है 3r/5, यही ना दिया है, तो ये 3r/5 होगा, तो साइन थीटा हो जाएगा कितना 3/5, तो यहाँ पर आ जाएगा 37, तो कॉस थीटा हो जाएगा 4/5, तो फ्लक्स निकालना है तो इसी में से किसी से निकाल लीजिए, तो फ्लक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा क्यू इनसाइड, तो एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस, तो कॉस थीटा हो जाएगा 4/5, एक पोर्शन का, टोटल पोर्शन के लिए 2 मल्टीप्लाई किए बाई टोटल एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो इतना फ्रैक्शन अंदर में है, तो टोटल फ्लक्स का उतना ही भाग वो ले कर करके जाएगा, ठीक है। करिए, देख लीजिए, कट करिए ना, 4 से 4 कट गया, आर स्क्वायर से आर कट गया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5, तो 5 में से 4 गया तो 1 बच जाएगा, तो 1 इंटू क्यू बाई 5 एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू बाई 5 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो देखिए क्या मैच किया, हाँ मैच किया, क्यू बाई 5 एप्सिलॉन मैच किया, इसका मतलब ये वाला तो गलत हो गया, ये वाला सही हो गया, ठीक है। चलिए सी ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, दिया हुआ है कि h लेस देन 8r/5, समझिएगा 8r/5 है जो कि 2r से कम है, इसका मतलब अब इसका हाइट जो है ना, वो देखो स्फीयर का हाइट 2r है, अब पहले सिलेंडर का हाइट जो था वो 2r से ज़्यादा था, तो सिलेंडर इधर ज़्यादा था और स्फीयर कम था तो अंदर में रहता था। अब क्या बोल दिया है कि सिलेंडर का हाइट है जो कि 2r से कम है, तो स्फीयर का हाइट अगर इतना है तो सिलेंडर का हाइट और कम है, ये बात समझ में आ रहा होगा, और रेडियस जो दिया है सिलेंडर का वो कम है, ठीक है। मतलब कहने का अर्थ क्या हुआ कि स्फीयर के रिस्पेक्ट में उसका हाइट भी
स्फीयर के हाइट के रिस्पेक्ट में सिलेंडर का हाइट भी कम है और रेडियस भी कम है, ठीक है, रेडियस भी क्या है, कम है। तो हमको बताना है कि फ्लक्स जीरो होगा क्या। चलो यहां पर पहले देखना, अच्छा से हम डिस्कस करते हैं डायग्राम बना कर करके। तो पहले हम क्या किए कि यहां पर छोटा सा सिलेंडर बना दे रहे हैं, ठीक है, छोटा सा यहाँ सिलेंडर, यही वाला सिलेंडर है, ये मैंने इसके रिस्पेक्ट में छोटा डायग्राम बना रहे हैं। तो बोल रहा है कि हाइट 8r/5 है, मतलब ये हाइट जो है ना वो स्फीयर के हाइट से कम है। तो ये तो श्योर शॉर्ट हो गया कि स्फीयर इधर और इधर बाहर निकला हुआ रहेगा। कितना निकला हुआ रहेगा वो देखते हैं। और इसका रेडियस भी है जो कि क्या है, कम है। इसका मतलब स्फीयर इधर भी, पहले क्या था कि इधर स्फीयर बाहर नहीं निकलता था, केवल इधर स्फीयर बाहर निकलता था। अब क्या है कि स्फीयर इधर भी बाहर निकलेगा और इधर भी बाहर निकलेगा, ठीक है। कितना से निकलेगा ये अभी पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि डायग्राम तो हम लोग बनाएंगे लेकिन कितना से बाहर निकलेगा ये पता नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ऑप्शन से थोड़ा सा हेल्प लेते हैं। क्या कि यहां दिया है फ्लक्स जीरो होगा। तो फ्लक्स जीरो कब होगा, जब स्फीयर इसके पूरे बाहर निकल जाए। ये अब हमको पता नहीं कि वो सही है गलत है, बस खाली दिमाग उधर जा रहा है क्या कि फ्लक्स जीरो तभी हो सकता है। ये तो श्योर हो गया कि स्फीयर इधर भी बाहर है, इधर भी बाहर है, इधर भी बाहर है, इधर भी बाहर है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्फीयर पूरा बाहर है, क्योंकि फ्लक्स जीरो की तरफ जा रहा है। या ऐसा भी हो सकता है कि इधर भी बाहर, इधर भी बाहर है, इधर भी बाहर, इधर भी बाहर है, लेकिन यहाँ पर कुछ अंदर में होगा। तो वो चेक हम लोग करते हैं। तो बाहर तो है स्फीयर, श्योर नहीं है कि पूरे बाहर है या कुछ पोर्शन अंदर भी है। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि जस्ट बाहर होने का कंडीशन निकालते हैं कि स्फीयर जो है इसके जस्ट बाहर है, और उस कंडीशन को निकालेंगे और उसके बाद यहां से कंपेयर करेंगे, ठीक है। अगर उस जस्ट बाहर के कंडीशन में ये पकड़ा जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि बाहर है, और जस्ट बाहर के कंडीशन में नहीं पकड़ाएगा तो कुछ पोर्शन अंदर है। जब कुछ पोर्शन अंदर होगा तो फ्लक्स जीरो नहीं होगा, फ्लक्स जीरो नहीं होगा तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो हम दोनों ही केस में बेनिफिट उठा लेंगे। जो कंडीशन निकालेंगे बाहर होने का, अगर उस कंडीशन में ये पकड़ा गया तो फ्लक्स जीरो हो गया तो सही हो जाएगा। और अगर उस कंडीशन में ये नहीं पकड़ाया तो कुछ ना कुछ अंदर है, और कुछ ना कुछ अंदर है तो फ्लक्स जीरो नहीं होगा तो ये गलत हो जाएगा। माने हर हालत में क्या करेंगे कि सी ऑप्शन से हम लोग लीड कर चुके होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो जस्ट बाहर कैसे निकलेगा कि स्फीयर का रेडियस, स्फीयर का जो रेडियस है वो एकदम समझ में आ रहा है कि नहीं, वो इतना के बराबर अगर हो जाए, मतलब कहने का सेंस क्या है, समझना हम क्या बोल रहे हैं। यहां से टच करके जाएगा ऐसे, समझना। तो अगर इसका ये वाला जस्ट आउटसाइड का कंडीशन है जी, जस्ट आउटसाइड, ठीक है। स्फीयर इस केस में जस्ट आउटसाइड है। अगर इससे थोड़ा सा भी कम होगा तो अंदर चल जाएगा, इससे थोड़ा सा भी जाएगा बाहर तो पूरे बाहर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम चेक करते हैं कि रेडियस का वैल्यू या हाइट का वैल्यू क्या होना चाहिए, उसके हिसाब से हम पता करेंगे कि बाहर है या अंदर है, ठीक है। तो जस्ट इसको माने जस्ट आउटसाइड का हम पहले कंडीशन निकालते हैं। तो जस्ट आउटसाइड का कंडीशन तुम निकालोगे तो इसका रेडियस इस केस में कितना दिया हुआ है, 3r/5, ठीक है। तो ये थीटा है, ठीक है। तो साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3r/5 3r/5/r, तो ये हो जाएगा 3/5, तो ये आ जाएगा 37 डिग्री। तो ये 37 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला कितना हो जाएगा बताओ तो ये वाला हो जाएगा r cos 37 डिग्री, मतलब 4r/5। तो ये वाला है 4r/5 और नीचे भी है 4r/5। मतलब क्या हो गया कि जस्ट बाहर होने के कंडीशन में इसका हाइट जो है वो 8r/5 होगा। मतलब सिलेंडर का अगर हाइट जो है वो 8r/5 रहेगा तो स्फीयर जस्ट बाहर रहेगा, ठीक है। अब सिलेंडर का हाइट अगर 8r/5 से ज्यादा रहेगा तो सिलेंडर का कुछ ना कुछ, सॉरी, स्फीयर का कुछ ना कुछ पोर्शन अंदर रहेगा, और
अगर सिलेंडर का हाइट 8r/5 से थोड़ा भी कम होगा तो क्या होगा कि एकदम पूरे पूरे अंदर चला जाएगा। इस केस में भी एकदम जस्ट अंदर में है, बाहर नहीं है, लेकिन ये एकदम जस्ट है, ठीक है। तो यहां पर क्या दिया है कि सिलेंडर का हाइट जो है वो 8r/5 से कम है, तो इस सिचुएशन में जस्ट बाहर है, तो 8r/5 से कम होगा तो ये और अंदर होगा। जैसे ही अंदर होगा तो पूरा स्फीयर बाहर होगा। पूरा स्फीयर बाहर होने का मतलब है कि इस पर जो भी चार्ज है बाहर है, तो पूरा चार्ज बाहर है, तो यहाँ से फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये भी सही है। और अगर जो इसमें दे देता इसका हाइट देता 9r/5, तो अगर 9r/5 देता तो क्या हो जाता कि 8r/5 पर जस्ट एकदम आउटसाइड में है, जस्ट एकदम। तो 9r/5 में क्या होता कि ये थोड़ा सा बड़ा आता, तो कुछ पोर्शन अंदर में हो जाता। समझ आ रहा है कि नहीं? तो स्फीयर का कुछ पोर्शन अंदर में हो जाता था, फ्लक्स हो जाता। आप समझ रहे होंगे। चलिए अब डी ऑप्शन देखते हैं। दिया है कि हाइट जो है वो 2r से बड़ा है, तो हाइट 2r से बड़ा है तो ऐसे है, मतलब ये अंदर में है, इधर सिलेंडर ज़्यादा है। और बोल रहा है कि रेडियस जो है सिलेंडर का ये भी ज़्यादा है स्फीयर के रेडियस से। तो सिलेंडर है जो कि इस डायरेक्शन में भी ज़्यादा है, इस डायरेक्शन में भी ज़्यादा है। इसका मतलब होल स्फीयर अंदर में है। समझ में आ रहा है? इसका डायग्राम हम क्या बनाए, तो डायरेक्ट आप समझ गए होंगे कि डी में क्या होगा कि स्फीयर क्या हो गया, टोटली इनसाइड। और जब टोटली इनसाइड हो जाएगा तो फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा Q/ε0, ठीक है। तो ये भी सही हो गया। तो कहने का अर्थ क्या हो गया कि ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, ठीक है। इसको एक बार स्थिर से आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हम समझाने का प्रयास किए हैं। चलिए दिया हुआ है कि ए पैरेलल प्लेस कैपेसिटर, एक्चुअली प्लेट होना चाहिए, यहाँ प्लेट होना चाहिए। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C हैज स्पेसिंग D बिटवीन टू प्लेट्स हैविंग एरिया A, ठीक है। ये कॉमन नोटेशन भी यूज किया है, हम लोग भी एरिया को A करते हैं, डिस्टेंस को D करते हैं, कैपेसिटेंस को C करते हैं, वो कॉमनली उठाया है। करा द रीजन बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड विथ n डाइलेक्ट्रिक लेयर्स पैरेलल टू इट्स प्लेट के पैरेलल में है, ठीक है। ईच विथ थिकनेस समथिंग, थिकनेस दे दिया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि d/n है, तो एक का थिकनेस d/n है, तो टोटल थिकनेस कितना हो जाएगा d/n इंटू n। इसका मतलब d मतलब फुल्ली भर दिया है उसको। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ mth लेयर इज km इक्वल टू k इंटू 1 प्लस m/n। अच्छा, मतलब उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जो कि सब का सेम नहीं है, बदल रहा है। mth वाला का इतना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, मैंने वेरिएबल हो गया। फॉर ए वेरी लार्ज वैल्यू n ग्रेटर देन 1000, अच्छा n का वैल्यू जो बहुत ज़्यादा कर दिया, मैंने थिकनेस बहुत कम होगा, दिमाग में जा रहा होगा कि कोई भी चीज़ का थिकनेस बहुत कम करके अगर बनाना रहे तो हम लोग इंटीग्रेशन की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। दी कैपेसिटेंस C इज दिस, अच्छा कैपेसिटेंस का वैल्यू दे दिया है, ठीक है। तो करा द वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी, अच्छा मैंने कहने का सेंस क्या है कि कैपेसिटेंस कोई इसके टर्म में लिखा है, हम लोग कैलकुलेट करेंगे और कंपेयर करेंगे, तो अल्फा का वैल्यू निकाल करके क्या करना है बताना। चलो अब यहाँ देखना, तो दिया हुआ है कि कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस ये प्लेट होगा इसका, ठीक है। इसका एरिया A है, इसके बीच में डिस्टेंस D है जो भी दिया हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटेंस इसका A/ε0/d होगा, ठीक है। C दिया हुआ भी है तो C का वैल्यू A/ε0/d हो गया। अब क्या कह रहा है कि इसमें जो है ना वो डाइलेक्ट्रिक भर दिया है, फुल्ली डाइलेक्ट्रिक भर दिया है पूरे पोर्शन में, ऐसे कर करके पूरे पोर्शन को क्या कर दिया, डाइलेक्ट्रिक से भर दिया।
कैसे पता चला कि पूरे पोर्शन को भर दिया है डाइलेक्ट्रिक से? क्योंकि वहां पे ये बात दिया हुआ है कि एक का थिकनेस डी बाई एन है, तो एन का थिकनेस हो जाएगा कितना, डी, और डी है इसके बीच का सेपरेशन ही, मैंने फुल्ली भर चुका है वो। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे बना देते हैं, ये बहुत पतला पतला है। ठीक है, तो इसमें जो भी है भरा हुआ होगा सब। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, निकालना है कैपेसिटेंस और कंपेयर करना है। ठीक है, तो चलिए, क्या बताया गया था आपको कि अगर जो फुल्ली भर दिए हैं और कैपेसिटर के प्लेट का एरिया डाइलेक्ट्रिक का प्लेट का एरिया अगर बराबर हो तो कैपेसिटेंस का क्या बताया गया था आपको, फॉर्मूला बताइए। तो C का वैल्यू हो जाएगा, न्यू वाला जो C है वो हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाई एयर वाला सेपरेशन प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2, ऐसा करके बताया गया था। फिर से समझना, इसमें डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ जिसका एरिया प्लेट के एरिया के बराबर है, तो ये एक टाइप है जी, दो टाइप पढ़ाया जाता है। क्या, एक प्लेट का एरिया जो है वो डाइलेक्ट्रिक के एरिया के बराबर है, और एक पढ़ाया जाता है प्लेट का एरिया डाइलेक्ट्रिक का एरिया बराबर नहीं है। जब डाइलेक्ट्रिक का एरिया बराबर नहीं होता है तो काट करके प्लेट के एरिया के बराबर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, फिर नेट लेते हैं। यहाँ पर क्या दिए हुए है कि प्लेट का एरिया डाइलेक्ट्रिक का एरिया बराबर, जैसे ही प्लेट का एरिया डाइलेक्ट्रिक के एरिया के बराबर हुआ, कंडीशन मैच कर गया। कंडीशन जैसे ही मैच कर गया, हम लोग क्या करेंगे कि एक तरफ से दूसरी तरफ जाने का प्रयास करेंगे। तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई इसके बीच में एयर कितना बचा है, तो शायद ये तो आप यहीं पर हम लिख देते हैं कि ये 0 एयर बचा, प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2, मैंने थिकनेस और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, थिकनेस बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, थिकनेस बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर एक दो नहीं है, ढेर सारा है। तो ढेर सारा है तो सबको जोड़ना है, तो यहाँ पर हम सिग्मा लगा देते हैं। तो इसका वैल्यू कितना होगा, थिकनेस, तो थिकनेस का वैल्यू दिया हुआ है D बाई एन। ठीक है, बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा K इंटू 1 प्लस M बाई एन। ठीक है, तो mth वाला जो डाइलेक्ट्रिक है, तो mth वाला डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये वाला हो गया। अब वैसे ही सब पोर्शन का निकाल करके जोड़ना है, तो यहाँ सिग्मा लगा दिए। तो आप ये समझ गए हों कि m का वैल्यू 1 से n तक करिएगा तो आपको कैलकुलेट हो जाएगा। ये एकदम अल्टीमेट मेथड है, ये बुक में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हम जान के बता रहे हैं, क्योंकि आप एडवांस का सवाल बना रहे हैं तो आप मैथ भी जानते हैं। जब मैथ जानते हैं तो देखिए इसको क्या होगा, सिग्मा को इंटीग्रेशन की तरफ फेंक करके डील कर लेंगे। ठीक है, रायमन वाला आप सुने होंगे। तो कहने का सेंस क्या है कि ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई, ये तो 0 हो गया। ये समझ में आया ना, इसमें कुछ नहीं किया गया है। आपको पढ़ाया गया है कि अगर एक कैपेसिटर है और इसमें डाइलेक्ट्रिक अगर आप इंसर्ट करते हैं, चलो अभी 2 को ले रहे हैं। ठीक है, इसे ढेर सारा रह सकता है। इसका थिकनेस T1 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, ये K2 है, इसका थिकनेस कितना है T2। तो इसका कैपेसिटेंस जो हो जाएगा वो ए एप्सिलॉन नॉट बाई एयर में जो जगह बचा है, तो ये T1 और T2 है, तो एयर में जगह कितना बचता है, D माइनस T1 प्लस T2, इतना एयर में जगह बचा है, प्लस इसका थिकनेस बाई इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, थिकनेस बाई इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यही करते चल जाते हैं थ्रू आउट। तो यहाँ भी वही किया गया है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई एयर में कितना है, तो एयर तो कुछ बचा ही नहीं है, फुल्ली इंसर्ट किया तो ये 0 हो गया, प्लस थिकनेस बाई उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्लस थिकनेस बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्लस थिकनेस बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो सब चूंकि छोटा 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 ढेर सारा है तो हम क्या किए कि सिग्मा लगा दिए, एक का लिख दिया, m का वैल्यू 1 कर दिए n, मतलब अब m का वैल्यू बदलते जाएगा, m का वैल्यू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो ये तो सब के लिए उतना ही रह जाएगा। ये वाला क्या होगा, बदलेगा तो पूरे को कवर कर लेगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। ये बहुत अच्छा मेथड है, इसलिए हम इसको पहले बता रहे हैं। बाकी जो जनरल मेथड होता है तो हम इंटीग्रेट करके बताते हैं। तो यहाँ से कितना हो गया, ये तो 0 हो गया। इसको देखिएगा तो कौन कौन कांस्टेंट है जो बदल नहीं रहा है। ठीक है, तो D को और K को बाहर निकाल लीजिए। तो D और K को अगर बाहर निकाल लीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा D बाई K। N को क्यों नहीं बाहर निकाले वो समझिएगा। तो ये हो गया सिग्मा m इक्वल टू 1 to n, और यहाँ पर से हो गया 1 बाई एन यहाँ बाकी रह गया, और यहाँ पर m बाई एन बाहर निकल, m बाई एन रह गया। ठीक है,
तो कहने का सेंस क्या है कि ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी इंटू 1 बाई दिस पोर्शन। इसको देख करके आपके दिमाग में थोड़ा घंटी बजा होगा, देखो ना 1 बाई एन, जहाँ एन बहुत ज़्यादा है, तो जब एन बहुत ज़्यादा है तो बहुत छोटा पोर्शन हो गया, मतलब ये dx हो गया। और 1 प्लस एम बाई एन, जहाँ एम वेरी कराती है, ये नहीं लग रहा है 1 बाई एन प्लस, सॉरी 1 बाई एन बाई 1 प्लस, और जो यहाँ वेरी कर रहा है बटा एन। तो आई होप आपको समझ में यहाँ आ जाएगा कि ये वाला पोर्शन हो गया dx बाई 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है। और m का वैल्यू जब 1 पुट होगा तो m का वैल्यू 1 पुट होगा, ये बहुत बड़ा रहेगा तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। ये सब तो आप जानते ही होंगे। n पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया, मैथ में आप पढ़ते होंगे, इसलिए हम इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि ऐसे करो, थोड़ा सा नहीं होता है, फील गुड होगा। अब यहाँ पर से आप देख लीजिए, तो हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी, ठीक है। और इसको देखिएगा तो ये हो जाएगा ln 1 प्लस एक्स, चलो लिख देते हैं ln 1 प्लस एक्स, तो इसको पुट करोगे तो हो जाएगा 2, और 1 प्लस एक्स में माइनस होता तो नीचे चला आएगा, और 1 प्लस एक्स में इसको 0 पुट करोगे तो ये 1, तो ऐसा हो जाएगा। तो ये सॉरी 1 बाई ln 2 बाई 1 ऐसा है। तो यहाँ से कितना हो गया ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी ln 2। तो हम लोग कैपेसिटेंस कैलकुलेट किए तो इतना आया, और वो दिया हुआ है ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी ln 2। ये वाला पोर्शन इतना है, ये बोल रहा है इतना है, तो ये तभी पॉसिबल है जब अल्फा का वैल्यू 1 हो। तो आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब कंडीशन मैच करिएगा तो अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं, ये छोड़िए ना, अल्फा का वैल्यू 1 हो गया, आप समझ गए होंगे। तो वही कैलकुलेट आपको करने के लिए बोल रहा था, ठीक है। तो एक मेथड ये हो गया, ये एकदम झकास मेथड है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ से मैंने इसको जब आप कन्वर्ट करिएगा तो लगेगा कि हाँ थोड़ा मैथ का भी यूज किए। ऐसा बहुत कम जगह पर यूज होता है, ठीक है, लेकिन हुआ, ठीक है। और अगर जनरल मेथड से बनाना चाहिएगा तो जनरल मेथड से बनाइए इसको। तो जनरल मेथड से हम लोग कैसे बनाएंगे? जनरल मेथड से हम लोग बनाएंगे कि चूंकि इसमें n है जो कि बहुत ज़्यादा है, तो हम मानेंगे कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है। और जब कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है तो कुछ दिमाग नहीं लगाना है, हम लोग तो पूरे प्रैक्टिस में रहते हैं क्या कि यहाँ से x दूरी जाएंगे और कितना पोर्शन लेंगे, dx पोर्शन लेंगे। इस dx पोर्शन का हम लोग कैपेसिटेंस निकालेंगे, अब ऐसा ही बनाएंगे तो सब पैरेलल में रहेगा। ये समझ में आ रहा होगा। तो 1 बाई सी इक्विवेलेंट, सॉरी पैरेलल में बोल दिए। ऐसा ही अगर बनाइएगा तो इधर से इधर जाइएगा तो सब सीरीज में होगा। तो चूंकि सीरीज में होगा, मैंने दिमाग में था सीरीज, निकल गया था पैरेलल। तो क्या होगा कि जब सीरीज में होगा तो हम क्या करेंगे, इसका कैपेसिटेंस निकालेंगे, इसको 1 बाई करेंगे, ठीक है। और ऐसा ही हर पोर्शन को जोड़ेंगे, मतलब इंटीग्रेट करेंगे। कहाँ से कहाँ तक? तो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू डी तक, यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे तो चल आएगा। ये किसके बराबर आएगा? 1 बाई सी इक्विवेलेंट के बराबर आएगा। पढ़ते हैं ना 1 बाई सी इक्वल टू 1 बाई सी 1 प्लस 1 बाई सी 2। तो छोटा छोटा पोर्शन कर रहे तो 1 बाई डी सी एगो का निकाल लिए, तो 1 बाई डी सी प्लस दूसरा का भी 1 बाई डी सी प्लस तीसरा का भी 1 बाई डी सी, इसका मतलब इंटीग्रेशन 1 बाई डी सी। तो जो आता है वो 1 बाई सी इक्विवेलेंट आता है, ठीक है। तो 1 बाई सी इक्विवेलेंट इसके बराबर हो जाएगा, क्लियर होगा, ठीक है। चलिए इंटीग्रेशन 1 बाई, इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? तो एरिया तो उतना ही है, ए एप्सिलॉन नॉट, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो वेरी करा, चलिए पहले लिख देते हैं। तो हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट, और इसका हो गया के बाई इसके बीच का सेपरेशन माने थिकनेस, तो ये हो गया dx, ठीक है। कहाँ से? 0 से d तक। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? इंटीग्रेशन ए एप्सिलॉन नॉट को बाहर खींच लेंगे जी। तो ए एप्सिलॉन नॉट को बाहर खींच लीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन, ठीक है। dx ऊपर चला गया बाई ये 0 से d है, ठीक है।
तो डी एक्स ऊपर चल गया, के डैश बच गया, तो के डैश का वैल्यू कितना होगा, तो के इंटू 1 प्लस एम बाई एन ऐसे करके दिया। ये होगा mth लेयर का, इसका मतलब ये वाला mth लेयर पर है ये वाला, तो अगर ये mth लेयर पर है इसका मतलब यहाँ m लेयर हो ना चुका है जी, तो एक लेयर का थिकनेस कितना है d बाई एन, तो m समझना इतना में m लेयर मान लेंगे तब ना क्या होगा कि इस पोर्शन में भी m लेयर पर जो होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वही माना जाएगा। अरे x जाकर के dx, तो dx में क्या माना जाता है जो x पर होता है, तो इसमें k कितना मानेंगे, तो अगर ये m लेयर है, ये कितना है m लेयर है, तो m लेयर mth लेयर पर जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा यहाँ पर भी उतना ही माना जाएगा, क्योंकि dx तो एकदम एक तरह समझा जाता है कि x पर ही रखा हुआ है। ये सब कैलकुलस का हम पहले ही बता चुके होते हैं क्लास में, ठीक है, सब बताया जाता है। तो इसमें मान लीजिएगा कि कितना लेयर है, इसमें m लेयर है, तो अगर इसमें m लेयर है तो इसका थिकनेस जो होगा वो d बाई एन इंटू एम होगा। एक का इतना थिकनेस है तो m का इतना थिकनेस है, तो वो बराबर हो जाएगा x के। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंटीग्रेशन में dx है तो हर हालत में इसको x के टर्म में लाइए, ठीक है। या कोई ऐसा कर सकता है कि यहाँ m है तो फिर dx को भी dm के टर्म में लाओ, चलो दोनों तरफ से करते हैं, जैसे बढ़ोगे वैसे पहुँच जाओगे। तो यहाँ से चलो अभी इधर रास्ता खोल देते हैं, तो हो गया a1 बाई ए एफ साइन एल नॉट इंटीग्रेशन 0 से d, ये dx हो गया बाई k इंटू 1 प्लस m के जगह पर क्या पुट करोगे, ऐसा करो ना, m बाई एन के जगह पर पुट, m के जगह पर पुट करोगे nx बाई डी, तो यहाँ nx बाई डी पुट करोगे तो n से n कट जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो x बाई डी बच जाएगा, तो यहाँ करो x बाई डी ऐसा करोगे। या किसी का मर्जी है कि नहीं हम x में नहीं जाना चाहते हैं, हम m में ही रहना चाहते हैं, तो m में रहना चाहते हैं तो इसको dm कर दो, तो हो जाएगा 1 बाई ए एफ साइन एल नॉट इंटीग्रेशन, तो यहाँ से dm का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो तो सॉरी dx का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो dx का वैल्यू हो जाएगा d बाई एन dm, तो यहाँ लिखेगा d बाई एन dm बाई k इंटू 1 प्लस m बाई एन ऐसा कर देगा, ठीक है। लेकिन अब m के रिस्पेक्ट में वेरिएशन दे रहे हो तो x जब 0 होगा तो m 0 होगा, और x का वैल्यू जब d होगा तो d से d कट गया था, ये m, ये तो कॉमन सेंस से भी लिखा जा सकता है। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। सॉरी x का वैल्यू 0 है तो m 0 है, और x का वैल्यू अगर d है तो ये कटेगा तो यहाँ n ना होगा, ये वाला, ठीक है। इसी के बारे में बोल रहे थे कि कॉमन सेंस से लिख दिया, क्योंकि d में n गो है तो ऑब्वियस सी बात है कि m को वेरी करिएगा तो यहाँ n होगा। चलो अब इसको डील करते हैं, इसको डील करिएगा तो क्या होगा 1 बाई ए एफ साइन एल नॉट, यहाँ से कौन कौन बाहर हो जाएगा देखो तो ये पूरा पोर्शन बाहर हो जाएगा, तो d बाहर हो जाएगा, यहाँ से n k बाहर हो जाएगा, तो अब ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला तो dm है ना, तो यहाँ पर इतना है, तो आप क्या करिएगा इंटीग्रेट करिएगा, तो ये हो जाएगा ln 1 प्लस m बाई एन 0 से n तक, आ चूँकि m में लीनियर है तो 1 बाई एन से डिवाइड करिएगा तो n ऊपर चल जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया 1 बाई ए एफ साइन एल नॉट, और ऊपर में कितना है d है, तो इसको d लिख दिए हैं। ये वाला n पुट करिएगा तो 2 हो जाएगा, और 1 0 पुट करिएगा तो ये 1 हो जाएगा, मतलब ये हो गया ln 2 माइनस इधर किए तो इतना हो गया, तो यही वाला किसके बराबर हो गया 1 बाई सी इक्विवेलेंट के, तो सी इक्विवेलेंट किसके बराबर हो गया, उल्टा करिए, के भी यहाँ पर है तो उल्टा करिएगा तो हो जाएगा ए एफ साइन एल नॉट के बाई डी ln 2, इधर से भी करिएगा तो होगा। आई होप इसको करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलिए, तो k को बाहर निकाल दीजिएगा आप, तो हो जाएगा 1 बाई ए एफ साइन एल नॉट के, और ये हो जाएगा ln 1 प्लस x बाई डी, आई इसका हो जाएगा तो नीचे में आ जाएगा 1 बाई डी, तो ये ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा d, ठीक है। और इसको पुट कर दीजिएगा 0 से d तक, तो d बाई ए एफ साइन एल नॉट के ln d पुट करिएगा तो यहाँ 2 हो गया, माइनस इसको पुट करिएगा तो 1 हो जाएगा, तो 2 बाई 1 तो यहाँ 2 हो जाएगा,
तो सी इक्विवेलेंट आई होप आप समझ गए होंगे। तो ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी, ये नीचे आ जाएगा ln 2। तो सब केस में देखिए वही है, तो ये कॉमन है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है। जब भी यहाँ पर दिया है कि n पोर्शन है, बहुत पतला कर दिया, इसका मतलब समझिए कि इंटीग्रेशन में फेंक दिया, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये वाला हो गया, बहुत ढंग से हो गया, जैसे आप सोचिए। और भी किया जा सकता है, और भी सोचा जाएगा तो कुछ ना कुछ निकल जाएगा, लेकिन इतना ही अब रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, दिया हुआ है कि एन इलेक्ट्रिक डायपोल विथ डायपोल मोमेंट पी नोट बाई √2 आई कैप प्लस जे कैप। मैंने अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखिए तो उसका √2 हो जाएगा, तो पी नोट है, मैंने डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड पी नोट है, ठीक है। और आई कैप प्लस जे कैप है, मैंने एक्स बाई से 45 डिग्री बना करके जा रहा है। देखिए यहाँ डायग्राम में भी दे दिया, या नहीं भी देता तो हम वो समझ जाते, यहाँ तक तो हम लोग समझ जाते कि 45 डिग्री पर है तो यहाँ से ऐसे जा रहा होगा, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड कितना है, पी नोट। चलो ना डायग्राम बना लेते हैं। तो एक डायपोल है जो कि इसके सेंटर पर रखा हुआ होगा, इज हेल्ड फिक्स्ड एट दी, क्योंकि डायग्राम में दिखा रहा है एट दिस ऑरिजिन ओ इन द प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड ई नोट। अच्छा, वो एक्सटर्नल फील्ड के बारे में बात कर रहा है। चलिए, पहले तो ये है कि ये एक्स है, ये बाई है, और एक डायपोल यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। इसका डायपोल मोमेंट कितना है, तो ये 45 डिग्री बना रहा है यहाँ से, और डायपोल मोमेंट जो इसका है वो पी है। कैसे लिखे इसको, चलिए, इसका डायपोल मोमेंट कितना है, पी नॉट है, पी नॉट दिया हुआ है डायपोल मोमेंट, ठीक है। एक्चुअली दिया है पी नॉट बाई √2 इतना, तो मैग्नीट्यूड करेंगे तो पी नॉट, तो मैग्नीट्यूड पी नॉट है और इस डायरेक्शन में। इन द प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड ई नॉट, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड ई नॉट है। चूंकि यूनिफॉर्म है तो हर जगह पर मैग्नीट्यूड ई नॉट होगा और डायरेक्शन भी एक होगा। किधर है ये अभी तक नहीं पता चला। करा इफ द पोटेंशियल इज कांस्टेंट ऑन ए सर्किल ऑफ रेडियस आर सेंटर्ड एट द ओरिजिन एज शोन इन फिगर। अच्छा, मतलब इस सर्किल पर पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है। तो जैसे ही दिमाग में आया होगा पोटेंशियल कांस्टेंट है, दिमाग में एक ही चीज क्लिक करता है, क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर हालत में जिस पाथ पर चल रहे होंगे या तो नहीं होगा या होगा तो परपेंडिकुलर होगा। यहाँ बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका क्या मतलब है कि हर हालत में परपेंडिकुलर होगा। दो ही केस है, कभी भी पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा तो दिमाग दो तरफ जाएगा, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं या तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रहता ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो चर्चा ही नहीं करता। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है और परपेंडिकुलर, तो इसके थ्रू आउट सर्किल पर पोटेंशियल कांस्टेंट है। इसका मतलब थ्रू आउट सर्किल पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है। यहाँ रहेगा तो ऐसे रहेगा, यहाँ रहेगा तो ऐसे रहेगा, यहाँ रहेगा तो ऐसे रहेगा, तो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, या जीरो होगा। दो ही चीज़ हो सकता है, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर जीरो भी हो सकता है। और बाकी फिर ऐसे ही कह रहा है कि साइज बहुत छोटा है, इसका साइज बहुत छोटा माना गया है, ठीक है। तो बोल रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्किल है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में चर्चा कर रहा है सर्किल पर। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर पूछ रहा है, इस पॉइंट पर पूछ रहा है, ठीक है। फिर आर का रिलेशन पूछ रहा है पी नोट से, और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बी पॉइंट पर पूछा। पहले ऐसे देख लो, इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं। तो ये वाला जो है इसका नाम दिया है कितना, ए, और ये वाला जो है इसका नाम कितना दिया है, बी दिया है, ठीक है।
तो चलो अब हम लोग चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पता है कि ई नॉट है, सब जगह उतना ही है, लेकिन डायरेक्शन नहीं पता। ये भी पता है कि डायरेक्शन भी सेम है, तो किसी जगह से अगर हमको डायरेक्शन पता चल गया तो हम लोग पकड़ लेंगे कि इसका मतलब मैग्नीट्यूड ई नॉट है, इस डायरेक्शन में है, चाहे जैसे रहे ऐसे रहे ऐसे रहे ऐसे रहे जिधर रहे, ठीक है। तो एक चीज़ समझिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो डायपोल दिया हुआ है तो इसका स्पेशल केस कौन होगा, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, ठीक है। ये सब पॉइंट क्या होगा, स्पेशल केस में आएगा। तो वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने का कोशिश करेंगे। तो अगर आप इस पॉइंट को देखते हैं, क्योंकि सबसे स्पेशल पॉइंट ये है, फिर ये ऐसे करके हम लोग देखते हैं ना, तो इस पॉइंट पर देखेंगे तो डायपोल के कारण इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में, इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल, ठीक है। तो डायपोल के कारण ये एक्सियल पोजीशन है, तो डायपोल के कारण इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी लाइन पर होना चाहिए, माने इसके परपेंडिकुलर। तब तो एक्सटर्नल वाला जो होगा वो हर हालत में या तो इधर होगा या इधर होगा। यही दो केस हो सकता है एक्सटर्नल का, समझना क्या, डायपोल के कारण इधर है और नेट भी इसी लाइन पर है, तो फिक्स है कि एक्सटर्नल वाला या तो इधर होगा या तो इधर होगा। क्योंकि अगर इस दोनों केस को तुम छोड़ दो तो डायपोल का इधर है, एक्सटर्नल का इधर है, तो नेट इधर हो जाएगा, जबकि नेट को तो होना है इसके परपेंडिकुलर। तो आई होप तुम समझ रहे होगे कि यहाँ पर नेट इस लाइन पर है और एक के कारण इधर है, इसका मतलब फिक्स है कि दूसरा कारण या तो उधर या तो इधर होगा, तभी ये नेट इस लाइन पर रह सकता है। अदरवाइज दूसरी तरफ रहेगा तो बेंड कर देगा, तुम समझ रहे होगे। तो अब हम लोगों को पता करना है कि इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तब हम लोग किस कंसेप्ट का सहारा ले सकते हैं कि चूंकि इस पर पोटेंशियल कांस्टेंट है, इसका मतलब डायपोल के कारण जहां पर मैक्सिमम पोटेंशियल है, एक्सटर्नल वाले के कारण वहां मिनिमम होना चाहिए, तभी तो समेशन सब जगह पर कांस्टेंट रह सकता है। जैसे डायपोल के कारण यहां पर देखोगे तो ऐसे है जी, इसके कारण मैक्सिमम यहां पर होता है, ठीक है, KP/r²। तो इसके कारण यहां पर पोटेंशियल मैक्सिमम है। अब मान लो कि फील्ड के कारण भी यहां पर अगर मैक्सिमम हो गया तो क्या हो जाएगा कि पोटेंशियल ढेर हो जाएगा, तो सब जगह पर कांस्टेंट रह ही नहीं सकता है। तो इसके कारण अगर यहाँ पर ज़्यादा है तो यहाँ कम होना चाहिए, एक्सटर्नल के कारण यहाँ कम होना चाहिए। इसके कारण अगर इस पॉइंट पर अगर कम है तो एक्सटर्नल के कारण ज़्यादा होना चाहिए, ताकि नेट कॉम्बिनेशन कांस्टेंट रह सके। आई होप क्लियर होगा। तो हमको बस अब एक ही चीज़ पकड़ लेना है, क्या कि इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन या इधर है, बस इतना ही ना पकड़ना है। तो देखो कैसे पकड़ेंगे कि इसके कारण यहां पर मैक्सिमम है पोटेंशियल, तो एक्सटर्नल फील्ड के कारण यहां पर मिनिमम पोटेंशियल होना चाहिए, ठीक है। इस जगह पर अगर तुम देखो तो इस डायपोल के कारण यहां पर मिनिमम पोटेंशियल है -KP/r²। अरे KP cos θ/r², तो cos 180 डिग्री यहाँ पर, तो -KP/r²। तो यहाँ पोटेंशियल क्या है, मिनिमम। तो एक्सटर्नल के कारण मैक्सिमम होना चाहिए, तो एक्सटर्नल के कारण यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पोटेंशियल कम होना चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसी लाइन पर होना चाहिए। तब तो एकदम क्लियर कट हो गया कि हर हालत में इलेक्ट्रिक फील्ड इसी लाइन पर होगा ऐसे, क्योंकि ये तो पहले ही पता चल चुका था कि या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा। तो अगर ऐसे रहेगा तभी ना इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ पोटेंशियल घटेगा। तो एक्सटर्नल के कारण हम लोग जैसे जैसे उधर जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा, और डायपोल के कारण उस डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, और थ्रू आउट है जो कि इस पर पोटेंशियल कांस्टेंट कर देगा। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। तो यही कहानी चल रहा है। अब हम लोग को क्या करना है कि बोल रहा है कि पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल कांस्टेंट है, सबसे पहले तुम यही निकालो कि यहां से यहां जाने पर डायपोल के कारण जितना पोटेंशियल बढ़ा होगा, एक्सटर्नल के कारण उतना ही घटा होगा, ठीक है। तो चूंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहां से यहां जाइएगा तो 2r न गए जी, तो एक्सटर्नल के कारण कितना घटा, तो E0 × 2r से पोटेंशियल घटा,
तब तो डायपोल के कारण उतना ही से बढ़ेगा, तभी तो दोनों जगह कांस्टेंट होगा। चूंकि है सब जगह कांस्टेंट, इसका मतलब इस दोनों जगह भी कांस्टेंट होगा। तो डायपोल के कारण यहाँ है माइनस के पी बाई आर स्क्वायर, यहाँ पर है प्लस के पी बाई आर स्क्वायर। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि ये वाला हो जाएगा 2 के पी बाई आर स्क्वायर को ऐसे कर दे रहे हैं, क्योंकि ये पोटेंशियल बराबर है सब जगह पर, तो उसका यूज हम लोग किए। तो ऐसे है, तो जो भी है यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए पढ़ते हैं क्या क्या निकालना। द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्किल विल बी सेम। बोल रहा है कि सर्किल पर पोटेंशियल तो कांस्टेंट है, क्या सर्किल के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है? तो देखो, तो सर्किल के किसी भी पॉइंट पर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो दो के कारण होगा, एक एक्सटर्नल वाला जो यूनिफॉर्म है और एक डायपोल के कारण। तो समझना, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर, तो इस तीनों जगह पर एक्सटर्नल वाला क्या है, एक्सटर्नल इंटेंसिटी जो है ये सेम है। और डायपोल के कारण तो अलग अलग एंगल पर अलग होगा। तो ड्यू टू डायपोल ये वाला क्या है, डिफरेंट है। तो आप समझ गए होंगे कि एक्सटर्नल के कारण सब जगह पर सेम है और डायपोल के कारण अलग अलग जगह पर अलग अलग है। तो इस दोनों का जो नेट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये डिफरेंट होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, एक बदल रहा है तो रिजल्टेंट भी बदलेगा। तो इसका मतलब इसके हर जगह पर इंटेंसिटी क्या है, अलग अलग है, पोटेंशियल सेम है। ठीक है, देखो चूंकि ये बोल दिया है मैग्नीट्यूड, इसलिए हम लोग इतना किए। अगर बोलता सीधे, यहाँ मैग्नीट्यूड हटाता, सीधे बोलता इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह पर सेम है, हम लोग बोलते गलत है। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता, मैग्नीट्यूड का चर्चा नहीं करता, तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हम लोग दोनों देखते हैं। आज जब आप मैग्नीट्यूड डायरेक्शन देख रहे हैं तो हमको साफे पता है कि सब जगह परपेंडिकुलर होगा। नेट वाला एक चीज समझना, एक्सटर्नल वाला इधर है, डायपोल का भी अलग अलग जगह अलग अलग हुआ, लेकिन नेट तो परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर देखते तो ऐसे होता, यहाँ पर देखते तो ऐसे होता नेट, यहाँ पर देखते तो ऐसे होता नेट। समझ में आ रहा है? तो डायरेक्शन ही अलग अलग हुआ था। लेकिन यहाँ पर देखिए ये बोला है क्या कि मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग इतना किए कि बाहर वाला कारण सब पॉइंट पर सेम रहेगा और डायपोल के कारण अलग अलग पॉइंट पर क्या होगा, बदलेगा। तो नेट भी है जो कि बदलेगा, एक कांस्टेंट है, एक बदल रहा है, तो ऑब्वियस बात है नेट बदलेगा। एक बदल रहा है, दूसरा भी बदल रहा है, तब फिर सोचते कि बदल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्किल विल बी सेम, ये गलत है। ठीक है, चलिए अब बी देखते हैं। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज ई ए इक्वल टू √2 E0 I कैप प्लस जे कैप। ए पॉइंट पर, तो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डायपोल के कारण उधर है, देखना है इंटेंसिटी एट पॉइंट ए, तो डायपोल के कारण उधर है कितना है, E0 सॉरी एक्सटर्नल के कारण इतना है इस डायरेक्शन में, और डायपोल के कारण, तो डायपोल के एक्सियल पोजीशन पर ना है जी, तो ये बराबर हो जाएगा 2kp/r³ के। तो एक्सटर्नल के कारण उधर है और डायपोल के कारण भी उधर है, तो नेट इतना हो जाएगा। ठीक है, आपको ऑप्शन दिया E0 के टर्म में, इसका मतलब क्या हुआ कि P को भी E0 के टर्म में लिखिएगा। देखिए P को E0 के टर्म में लिख सकते हैं। देखिए ये हमको नहीं पता था कि इसका यूज होना है कि नहीं, बस हम लोग खाली इसे निकाल लिए थे। अगर ये नहीं भी निकालते तो P और E0 में रिलेशन लाना रहता, तो P और E0 में रिलेशन लाने के लिए फिर कुछ करते। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ बोला था पोटेंशियल सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हुआ। ये भी हम लोग जानते हैं कि दो स्पेशल केस है, तो जितना पोटेंशियल फील्ड के कारण घटेगा डायपोल के कारण बढ़ रहा होगा, तो कर लिए थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि जादू है कि हम लोग जानते हैं, ऐसा नहीं। हम लोग यहाँ पहुँचते, नहीं भी पता रहता तो उसको यूज करते। तो यहाँ से हो गया E0 प्लस 2kp/r³। तो ऐसा करो ना कि कैसे बताएं तुमको, ऐसा करना R यहाँ कर दिए तो हो जाएगा kp/r³। तो इस r से इस r को काट देना। ठीक है, तो ये हो जाएगा kp/r³। तो 2 यहाँ भी लिखना और 2 यहाँ भी लिखना। समझ में आ रहा है क्या बोले? नहीं समझ में आया, हम भी उलझ गए, खैर छोड़ो उसको। तो यहाँ हो गया 2kp/r³, यहीं से डाटा पुट कर देते। यहाँ से डाटा पुट करोगे तो हो जाएगा E0
और कुछ गड़बड़ नहीं ना हुआ है, नहीं कुछ गड़बड़ नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, E0 प्लस 2/r, तो ये हो गया KP/r², KP/r² के जगह पर पुट कर दिए E0 इंटू आर, ठीक है, ऐसे हो गया। तो ये कितना हो गया, 3E0 हो गया। जब 3E0 हो गया तो इस डायरेक्शन में, तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 3E0 cos 45 डिग्री माने 3/√2i² प्लस 3/√2j²। देखो तो वहाँ पर है 3/√2, ऐसा नहीं है, इसका मतलब वो वाला गलत हो गया, तो ये वाला गलत हो गया, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो बी गलत हो जाएगा। चलिए सी को देखते हैं। तो सी को देख लेना, कुछ गलत नहीं ना हुआ है। यहाँ से यहाँ गए थे E इंटू 2r, और उसके कारण यहाँ माइनस KP/r² है, वहाँ प्लस KP/r² है, तो चेंज हो गया 2KP, सही है, ठीक है। तो कहने का सेंस क्या हो गया कि बी ऑप्शन नहीं होगा। चलो सी ऑप्शन देखते हैं हम लोग। तो बी ऑप्शन में इतना हो गया, अगर इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखते समझ आ रहा है, cos 45 डिग्री ऐसे करते तो यह आ जाता 3/√2 E0 i² प्लस j², इसके बराबर हो जाता वेक्टर फॉर्मेट में, तो वो वाला नहीं दिया हुआ। अब r को लिखोगे किसके टर्म में, P0 के टर्म में, तो r को P के टर्म में लिखो यहाँ पर से, तो ये कितना हो जाएगा, E0 r³ बराबर होगा k इंटू पी के। अच्छा, तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसको इधर करोगे तो p आ k के जगह पर 1/4πε0, तो इसको इतना लिख दिए, इसको इधर भेजोगे तो हो गया E0, ठीक है, पर पावर 1/3। तो P0/4πε0 E0 पर पावर 1/3, ये सी मैच कर गया, तो सी मैच कर गया। चलो डी वाला में देखते हैं, दिया हुआ है क्या, द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी इज EB = 0। तो इस पॉइंट पर बोल रहा है, तो इस पॉइंट पर एक्सटर्नल का तो इधर है E0, और डायपोल के कारण, तो इसके कारण परपेंडिकुलर वाला पढ़ना है जी, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में होगा, इंटेंसिटी कितना होगा, KP/r³। तो नेट हो जाएगा कितना, इंटेंसिटी एट पॉइंट बी, तो ये हो जाएगा E0 माइनस KP/r³। अब इसमें रिलेट कर दो, तो KP/r³ का डाटा पुट कर दो, तो KP/r³ E0, इसका मतलब ये वाला E0 है, तो ये हो गया E0 माइनस E0, तो ये हो गया 0, इसका मतलब ये भी मैच कर गया, ठीक है। तो दो ऑप्शन मैच कर गया, कौन, सी और डी मैच कर गया, तो इसका मतलब यही दोनों हो जाएगा, ठीक है। कुछ है नहीं, आप एक बार देखिएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और कोई भी ऐसे अप्रोच कर सकते थे, चलिए ठीक है। हाँ, एक वे और किया जा सकता था, यहाँ से ऐसे, ठीक है, डायरेक्शन देखने के बाद किया जा सकता था, इस दोनों को रिलेट करके। खैर छोड़िए, इतना ही से आप कर लीजिएगा, ठीक है, ओके।